ठीक। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो यार सभी? क्या हाल चाल आप सभी बच्चों के? स्वागत है आप सभी का वापस से। आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई। ठीक है, पता ही तुमको कहाँ पे आना है, आपके अपने प्यारे प्यारे बैच, आपके अपने जबरदस्त वाले बैच यानी कि उड़ान बैच के अंदर दोस्तों। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। फटाफट से आ जाओ यार, भाग के आ जाओ जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बहुत औसम, बहुत जबरदस्त, बहुत सुपर, बहुत अमेजिंग। जी हाँ, सही सुना आपने बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऑफिशियली कहा जाए तो आपके बोर्ड के सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर कह लीजिए, बिकॉज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से आने वाला है सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसका नो डाउट थ्योरी पार्ट में डाल दूंगा आपको, पर उसका मैप वर्क हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक साथ ही कर लेंगे उसका मैप वर्क प्रैक्टिस। तो एक कॉमन सेशन रख लेंगे जिसमें सिर्फ कंप्लीट एक वीडियो जहां पे सिर्फ अपन मैप वर्क ही करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो में अपना लाइफलाइंस वाला टॉपिक भी हो जाएगा। बाकी मैंने कहा ही है थ्योरी पार्ट तो मैं डाल ही दूंगा आपके लिए। तो इसलिए कहते हैं यार कि टेक्निकली और ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो आपके बोर्ड्स में आने वाले ज्योग्राफी के चैप्टर्स में से जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है आपका मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज। क्या हाल चाल? वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है सर, जल्दी पढ़ा दो बेटा, जल्दी ही पढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर टाइमलाइन नहीं आ रही सर, एक बार देखिए टाइमलाइन नहीं आ रही बच्चों की। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों ये मान के चलो कि मेरा कैलकुलेशन सही बैठ रहा है बिल्कुल, कि दिवाली के बाद तक आप ये मान लो, ठीक है, कि दिवाली के बाद दिवाली के मतलब दिवाली अपनी खत्म हो रही है 23 के आसपास, तो दिवाली के बाद के अपने जो क्लासेस हैं, ठीक है, और अक्टूबर एंड मोस्टली नवंबर फर्स्ट वीक तक अपना खत्म हो जाना चाहिए पूरा। ठीक है, मतलब पूरा लगभग सिलेबस, उड़ान की क्लासेस का सिलेबस। ठीक है, तो ये मेरा मतलब कैलकुलेशन और ये ठीक चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, तो होपफुली ट्राई करेंगे कि आज और कल में अगर ये चैप्टर खत्म कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है फिर सैटरडे तक तो खत्म कर ही लेंगे, धनतेरस वाले दिन तक। ठीक है, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, है ना। चलिए, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप अब जो है टाइमलाइन आपके आ रही होगी। सर चेक कर लो एक बार। ओके, अच्छा मेरी क्लास कर रहे थे, क्या बात है। मैं 11th वालों को पढ़ा रहा था सर। टाइमलाइन आपको देखिएगा आज का डाउट पे जाकर के, डाउट स्लाइड जो आती है ना, हाँ ये देख लीजिएगा। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, डाउट स्लाइड नहीं आ रही है। ठीक है, अब आना स्टार्ट हुई, अब देखने को इसको, ये दिक्कत कर रही है। ठीक है, कोई नहीं बच्चे, मैंने बोला हुआ है डाउट साइड्स के लिए कुछ ये इशू आ ही रहा है डाउट साइड में बैक टू बैक। ठीक है, लास्ट क्लास में भी आया था थोड़ा सा, तो परेशान नहीं होना, डाउट स्लाइड्स आपकी आ जाएंगी, धीरे धीरे करके आ जाएंगी। समस्या ऐसा परेशान टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लेना भाई किसी को भी। ठीक है, तो हमारे ऑलरेडी जो सर हैं स्टूडियो वाले वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस। इनफैक्ट मुझे बड़ी मतलब मन कर रहा था, कभी कभी होता है ना आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, तो मैंने सोचा कि एक ये डाइट शाइट वाला कोक ले लेते हैं भाई। और मजे की बात क्या है दोस्तों कि जो इसका कैन है ना, ये जो कंटेनर बना हुआ है, इसको इस्तेमाल मतलब इस कंटेनर को बनाने के लिए भी मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप सोचो यार, हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो पूरे वर्ल्ड में आपको मिनरल्स किसी ना किसी फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी आप देखोगे कि मिनरल्स का इंटेक बहुत जरूरी है। कि अगर आप मिनरल्स का इंटेक नहीं लेते हो ना, तो आपके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने में बड़ी मुश्किल होती, समस्या होती है। जिस टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हो, सुबह सुबह दांतवा मांजते हो अपना, बेटा उसके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का अपने आप में कितना इंपॉर्टेंस है, कितना जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास, बेटा मैं आर्ट्स पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं 11th क्लास की, तो उनकी क्लास होती है उदय बैच में। ठीक है, तो वो पढ़ा करके आ रहा था। क्लास 11th की ज्योग्राफी तुम्हारी जैसी नहीं है दोस्त, बेटा वो तो तुम हल्का फुल्का 9th में पढ़े थे ना, उसका एनलार्ज वर्जन है। तो क्लास 11th की ज्योग्राफी में फिजिक्स भी पढ़ाता हूं भाई, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। सोच रहे हो, हैरान हो गए ना सोच करके। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है दैट इज मोर लाइक अ साइंस, उसमें फिजिक्स भी है भाई, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, प्रॉपर पढ़ा करके आया हूं अभी मैं। ठीक है, अभी कुछ रिएक्शंस पढ़ा करके आया था मैं लास्ट क्लास के अंदर, उससे पहले फिजिक्स पढ़ा करके आया था, स्ट्रेस क्या होता है, और वो भी कौन सी फिजिक्स जो तुम्हारे क्लास 11th में लगती है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ा करके आता हूं मैं उनको। और बेचारे हमारे आर्ट्स वाले कहते हैं कि सर जी अगर साइंस ही पढ़नी थी तो हम आर्ट्स क्यों लेते। फिर मैं उनको बताता हूं भैया ज्योग्राफी इज मोर ऑफ साइंस एंड लेस ऑफ बाकी कुछ और। ठीक है, तो तुम्हारी ज्योग्राफी इज वेरी इजी दोस्तों, बहुत इजी ज्योग्राफी तुम्हें। ठीक है, लेकिन जो हमारे 11th वाले पढ़ते हैं बेचारे, उनकी ज्योग्राफी में आ जाता है फिजिक्स और साइंस, और फिर वो बेचारे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चा पार्टी आपके डाउट स्लाइड का सोल्यूशन निकालने भेजा हुआ है भाई, तो सर आ जाए हमारे, तो वो निकाल के लाएंगे सोल्यूशन इस पे। अच्छा, क्या हो गया इसमें? ये तो इमोजी है भाई, ये चार्ट्स हैं, बंद कर दूं? अच्छा ठीक है,
अब चेक करो, अब आ रही है? स्टार्टिंग नहीं आ रही थी, आ रही है, ठीक है, सॉर्टेड भाई। आई गेस आनी स्टार्ट हो गई होगी, तो चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब आनी स्टार्ट हो गई होगी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इश्यूज थे, सॉर्ट हो गए, ठीक है। चलो टेक्नोलॉजी गाइस, तो मिनरल्स, अकरेंस ऑफ द मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, फेरस मिनरल्स को भी हम ट्राई करेंगे आज डिस्कस करने का, ठीक है। चलिए, तो पहला पहला चैप्टर है, क्योंकि पहला पहला टॉपिक है, तो आइए फटाफट से हम लोग यहाँ पे करते हैं जल्दी से एक बढ़िया सा क्वेश्चन। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल, बताओ यार इसमें सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है? लाइमस्टोन है, जिप्सम है, डायमंड है, या फिर सैंडस्टोन है? इनमें से जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इतना तो आप केमिस्ट्री पढ़ के आ ही रहे हो, ठीक है। तो हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है आपको ये बता देना है इसमें। वेरी गुड इवनिंग बेटा अक्षित, वेरी नाइस, क्या बात है। आयुष, सौम्या को हाय बोलते हो बेटा, मेरे को नहीं हाय बोल सकते तुम, है सौम्या को जरूर हाय बोलोगे। सौम्या हाय, क्या हाल चाल, कैसी हो? और सर जो है, सर से मत पूछना तुम कैसे हो, गजब आदमी। वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो फटाफट से आंसर कर दो बच्चों, फटाफट से आंसर कर दो। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा होता है? हार्डेस्ट कौन सा होता है दोस्तों? हार्डेस्ट कौन सा होता है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वेरी गुड इवनिंग चंदन भैया, वेरी गुड इवनिंग। चलो पहला क्वेश्चन पोल ऑन करके, बाकी क्वेश्चंस पोल ऑफ करके करवाता हूं मैं, तो फटाफट से आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो आयुष ने सौम्या को हाय बोल दिया, मेरे को हाय बोला नहीं, क्या बात है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्या बात है, वेरी गुड इवनिंग। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल? लाइमस्टोन, जिप्सम, डायमंड या सैंडस्टोन? बच्चों का आंसर पता है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस, बहुत सुपर, बहुत सुपर। चलो तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हम सबको पता है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी डायमंड। जी हाँ, तो डायमंड बच्चे हमारा करेक्ट आंसर है। और डायमंड अगर आप देखोगे तो डायमंड आपका जो है ना, एक तरीके से ये इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई लिविंग मटेरियल से नहीं बना होता, ठीक है। तो दिस इज मोर ओवर इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। साथ ही साथ एक और खासियत होती है बच्चे, नॉन मेटालिक होता है, तो नॉन मेटल होता है एक तरीके से, ठीक है, मेटालिक नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। ये आपने साइंस में भी आई गेस पढ़ा होगा, सुनील भैया ने आपको पढ़ाया ही होगा, है ना, कि इसका जो ओरिजिन होता है वो थोड़ा इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, कि मतलब डायरेक्ट किसी लिविंग मटेरियल से इसका निर्माण नहीं होता है। जैसे कोयले को अगर आप देखिए, तो कोयला किससे बनता है? लिविंग मैटर से बनता है ना, जब वो सड़ता है तब कोयले का निर्माण होता है, तो कोयले को हम थोड़ा ऑर्गेनिक इन नेचर मानते हैं, राइट। वैसे इसको हम जो है हार्डेस्ट भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा इनऑर्गेनिक भी मानते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लगभग 94% बच्चों ने करेक्ट किया हुआ है। और एज यूजुअल हमारी पोल वाली दीदी को हो चुका है बुखार, ठीक है, तो ये जो है आपको नहीं दे रही है आपका आंसर। कोई बात नहीं है, पोल वाली दीदी नाराज हैं, इनको ठीक कर लेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्यारा सा टॉपिक, दैट इज हमारा मिनरल्स, ठीक है। तो हमारे ताऊ आए हैं हमारे साथ, कह रहे हैं डॉगेश के दोस्तों कहानी सुनोगे। अब ये जो कहानी है बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कई बार आपके बोर्ड में एज अ केस स्टडी आ जाती है 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको एक कहानी दे देगा, उस कहानी से आपसे पूछेगा बताइए मिनरल्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स कहां पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे आपके कई बार बन जाते हैं ऐसी कहानियों से। तो हमारे जो है डॉगेश के दोस्तों को यहां पे एक कहानी सुनाते हैं। चलो, तो बड़ी सुंदर सी कहानी है, किसकी? हबन की और उसके पापा की, ठीक है। तो ये जो बच्चा है आपका हबन करके, है ना, ये जो है बच्चे एक बहुत गांव में रहा करता था, बहुत रिमोट एरिया में। तो गांव से पहली बार गुवाहाटी आता है। अब जब ये गुवाहाटी आता है तो शहर की चकाचौंध देख के वायरल हो जाता है, पागल हो जाता है। किसको लगता है भैया ये अपने आप कैसे चल रही है, ये ट्रेन कैसे चल रही है, ये बस कैसे चल रही है, ठीक है। तो अपने पापा से कहता बा लुक पीपल आर गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक थिंग्स, जो कि रोड पे और रेल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता देखो लोग पता नहीं कैसे घरों में चले जा रहे हैं और ये घर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किचन है, किचन जो है बहुत सारे घरों को खींच के लेके चला आ रहा है। आप बताओ हमारे घर ऐसे क्यों नहीं चलते, ठीक है। तो बड़ा मासूम सा सवाल है इस बच्चे का हबन का कि यार पापा एक बात बताओ कि ये जो मैं देख पा रहा हूं ऐसा लग रहा है घर के घर चले जा रहे हो, हमारे घर ऐसे क्यों नहीं चलते? तो पापा कहते हैं बेटा ये घर नहीं होते, ये बस होती हैं, ये ट्रेन होती हैं, ये ईंटों से नहीं बनी होती, ये किससे बनी होती है? बनी होती है बेटा मेटल से, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है ना। और साथ ही साथ ये खुद से नहीं चलते, इनको चलाने के लिए एक इंजन होता है, इनको चलाने के लिए एक इंजन है, पावर देता है, वही इनको घसीटता है, चलाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको हो सकता है ऐसे स्टोरी टाइप का दे दिया जाए और साथ ही साथ आपसे पूछे कि बताइए मिनरल्स क्या होते हैं, या आपसे ये पूछने की बताइए एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एल्यूमिनियम का बेनिफिट क्या होता है। तो इस तरीके से जो है ना आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है। आई बात समझ में? तो ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, ऐसी कहानी दे दी और फिर पूछा बताइए एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूजेस क्या है, तो आप वहां पे घनचक्कर हो गए भाई,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर्स के अंदर। चलिए, थोड़ी मिनरल्स की बात चल रही तो थोड़ी बातों पे और गौर फरमाते। मिनरल्स आखिरकार दिखते कैसे हैं बेटा? मिनरल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। मिनरल्स कहां पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं पत्थरों के अंदर, रॉक्स के अंदर। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? पत्थरों और रॉक्स में। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूं मैं इसकी। आज हमारा स्टूडियो थोड़ा चेंज हो गया बच्चे। आज ये वही वाला स्टूडियो जहां पे मेरा नंबर लीक हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले। ठीक है, चलिए, तो ये वही वाला स्टूडियो है जहां पे नंबर मेरा लीक हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले। तो मिनरल्स कैसे दिखते हैं दोस्तों? मिनरल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। तो पत्थर के अंदर पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स। ठीक है, हमेशा आप देखोगे मिनरल्स ना किसी के साथ मिक्सअप स्टेट में होते हैं, मतलब अकेला सिंगल मिनरल आपको नहीं मिलता, उसके साथ और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कई बार मिक्सअप स्टेट में होते हैं। फिर हमें मिनरल्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको पहले पत्थरों को हम लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, उससे वो मिक्स स्टेट वाला मिनरल निकालते हैं, फिर उसे प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, तब हम जाके यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर नथिंग बट रॉक्स में पाए जाने वाले ही एलिमेंट्स है ना, जिनको हम मिनरल्स यहां पे कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आएगा। ये तुम पक्का कोई वायरल वीडियो देख करके आ रहे होगे, है ना। जैसे मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, फालतू में बच्चों को डराया जा रहा है यार। तो क्या तुम्हें पता है कि एसएसटी का पेपर का जो है वो पैटर्न बदल चुका है, बदल के रख दिया है सीबीएसई ने? अरे भैया, कुछ नहीं बदला है खास। पहले आपके क्वेश्चंस मिक्स्ड अप आते थे। 80 नंबर का पेपर आता था, 75 की थ्योरी, 5 नंबर का मैप वर्क, 2 नंबर का हिस्ट्री से, 3 नंबर का ज्योग्राफी से। ठीक है, आई बात समझ में? और अभी भी वही पैटर्न है, सिर्फ सीबीएसई ने तुम्हारे लिए आसान बना दिया है। पहले क्या होता था? क्वेश्चन सब मिक्स्ड अप होते थे। अभी सीबीएसई ने क्या किया? 20-20 नंबर के 4 सेक्शन बना दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और पॉल साइंस के। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हिस्ट्री का अपने सेक्शन में होगा, जो उसका है वो ऐसे करके। वर्ड लिमिट पहले भी होती थी, वर्ड लिमिट आज भी है, उसमें कुछ नहीं बदला है। इजी कर दिया इनफैक्ट तुम्हारे लिए, तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक तरफ, उसमें मैप वर्क भी आ जाएगा तुम्हारा, ज्योग्राफी के सारे एक तरफ, उसमें मैप वर्क भी आ जाएगा, सिविक्स का एक तरफ, इकोनॉमिक्स का एक तरफ। तो इट इज इजियर फॉर यू, समझे? ऐसा खतरनाक वाला वायरल वीडियो मत देखा करो, एसएसटी का बदल गया सब कुछ, ठीक है, पलट के रख दिया सीबीएसई ने। भाई मत डरो, बोर्ड एग्जाम से डोंट पैनिक गाइस, मत डरिए आप। ठीक है, जैसे आंसर लिखते हैं वैसे ही आंसर लिखिए। इनफैक्ट आप तो कहो इजी कर दिया सीबीएसई ने, कि तुम्हें पता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, तो हिस्ट्री का हर टाइप का क्वेश्चन हिस्ट्री के सेक्शन में डाल दिया है। तो इन्होंने सेक्शंस बना दिए हैं इस बार, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया है एसएसटी में। ठीक है, तो डरा मत करो भाई, बच्चों को इतना डरा देते हैं यार लोग, इतना डरा देते हैं भाई, मैं तो मतलब क्या ही बताऊं यार, बड़ा दुख होता है मेरे को चीज देखकर कि बच्चा बेचारा पैनिक हो गया, डर रहा है। ठीक है, सिंपल है सर। चलिए, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आपके चैट्स को ऑफ करते हैं, नहीं तो भैया तुम तो फिर बातचीत करते रहोगे, पढ़ाई थोड़ी करोगे, हाउ पढ़ाई थोड़ी करोगे, है ना, है कि नहीं भैया? चलो, तुम बातचीत करते रहोगे, फिर कहोगे हाउ कौनो समझ नहीं आया, कछु समझ नहीं आया, हाउ हाउ करते रहोगे, फिर पढ़ाई हो नहीं पाएगी तुमसे। तो पढ़ाई कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे जब बात की जाती है ना मिनरल्स को डिफाइन करने की, दैट हाउ डू वी डिफाइन मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल है क्या? देखो, बहुत ध्यान से समझना, मिनरल क्या है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात, अगर जियोलॉजिस्ट की भाषा में डिफाइन किया जाए तो मिनरल क्या है? होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जिसका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहली बात क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसा आपको इसमें अपीयरेंसेस मिलेंगे, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आयरन ओर है, अब आयरन ओर का खासियत है कि उसके अंदर लोहे की मात्रा रहेगी आपकी, चाहे किसी भी टाइप के आयरन ओर को आप देख लीजिए, है ना। तो एक सिमिलर टाइप का कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। साथ ही साथ कहां मिलते हैं आपको? नेचर में मिलते हैं, तो इसका नाम हमने डाल दिया नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। साथ ही साथ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इनका डिफाइनेबल होता है, मतलब एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम कहते हैं मिनरल्स। और जिन पत्थरों से बेटा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कहलाते हैं ओर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ओर। तो जिन पत्थरों से, जिन रॉक्स से आप मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बन जाता है मिनरल का ओर। क्या बन जाता है दोस्तों? मिनरल का ओर। तो ये बहुत अच्छे से आप यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर बात की जाए कि मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं, वेयर कैन वी फाइंड मिनरल्स दोस्तों, तो मिनरल्स बेटा हर जगह है। मिनरल्स क्या है बेटा? हर जगह है। तुम्हारी मेरी बॉडी में भी तो मिनरल्स हैं, हमारी बॉडी में भी मिनरल्स मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, तो आप लिखिएगा कि मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पॉइंट नंबर 1 कि मिनरल्स क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है।
तो पहली बात तो हो गई कि मिनरल्स क्या है भैया, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मिनरल्स क्या है बेटा, हर जगह प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बड़ा मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो जो कोल्ड ड्रिंक का कैन है वो भी किसी ना किसी मिनरल से बना हुआ है। तो मिनरल्स क्या है बेटा, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। मिनरल्स क्या है मेरे भाई, हर जगह प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे करूं कि मिनरल्स अगर आप देखोगे फूड में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, हमारे शरीर में है, बॉडी में है, ठीक है, तो हर जगह आपको मिनरल का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मिनरल्स मिनरल्स आर देयर नंबर वन, हमारे फूड में, खाने में, हमारे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के अंदर, तो सब जगह आपको बेटा मिनरल्स का इंपैक्ट देखने को मिलता है, मिनरल्स का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपने कई बार ये वाला एडवर्टीजमेंट देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है भैया, क्या आपने देखा है कि नहीं देखा? ये बड़ा फेमस एडवर्टीजमेंट आता था कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कहता अरे नहीं नहीं यार, नमक नहीं, मिर्ची है हमारे टूथ में। समझ रहे हो, कह नमक नहीं है, मिर्ची है हमारे टूथपेस्ट में। बहुत फेमस एडवर्टीजमेंट था। एक दीदी आती थी माइकवा लेकर के, है ना, ऐसा माइकवा लेकर के आती भैया, और तुरंत ऐसे कूद के पूछती थी क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना? तो लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, हमारे टूथपेस्ट में नहीं है। तो एक दिन इनको ये आदमी मिल गया, कहता भैया हमारे टूथपेस्ट नमक अमक नहीं, मिर्ची गरम मसाला है हमारे टूथपेस्ट में। ठीक है, चलिए फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में क्या है। देखो तो मजे की बात क्या है कि हमारे टूथपेस्ट में भी दोस्तों क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी सुंदर मुस्कुराहट, आपके चेहरों पर जो सुंदर स्माइल आती है ना, वही जो देख करके काफी लड़के पिघल जाते हैं ना। वैसे तो पढ़ाई लिखाई वैसे नहीं करते हैं, लेकिन होता है ना कभी कभी देख करके, अरे यार उसकी स्माइल बहुत क्यूट है यार, क्या बात करूं, बहुत क्यूट स्माइल है ना, तो लड़के देख करके आप देखोगे पिघल जाते हैं। तो क्या बात है। तो तुम्हें पता है कि उस क्यूट स्माइल के पीछे का राज क्या है? दोस्तों उस क्यूट स्माइल के पीछे का राज है मिनरल्स। जैसे जो सफाई का काम होता है, जो टूथपेस्ट अपना सफाई का काम करता है ना, तुम देखो टूथपेस्ट होता है ना, उसमें आप देखोगे अब्रेसिव मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं आपके दांतों की। सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, यार इसको ठीक कर लो स्पेलिंग को, ठीक है। ये भैया बहुत जो है ना, ये एआई बहुत गलतियां करता है, कुछ भी कहो, है ना, इसको बोलो ठीक स्पेलिंग लिखो, सब गलत कर देता है भाई। ठीक है, तो सिलिका हो गया दोस्तों, लाइमस्टोन हो गया, इसके बाद आपका फॉस्फेट हो गया। तो ऐसे मिनरल्स आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। दिस इज फॉस्फेट, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना भाई। बोला था एआई कोई बढ़िया पिक्चर बना दो, भाई साहब स्पेलिंग ही सही नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ क्लीनिंग मिनरल्स आपके टूथपेस्ट में इस्तेमाल होते हैं, सिलिका, लाइमस्टोन ऑक्साइड, है ना, फॉस्फेट मिनरल्स हो गए जो फॉस्फोरस से आते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे बेटा, आपके पे कुछ कैविटी प्रोटेक्शन वाले मिनरल्स होते हैं। कैविटी मतलब दांतों में जो गैप्स हो जाते हैं ना, दांतों के अंदर जो गैप्स हो जाते हैं, उनको भरने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप देखोगे कई बार आपको फ्लोराइड करके जो है मिनरल वो मिलता है। फिर कई बार कुछ टूथपेस्ट आते हैं जो आपके दांतों को सफेद करने का प्रॉमिस करते हैं, तो उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, टाइलेनियम नहीं टाइटेनियम, ठीक है। तो उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, टाइटेनियम ऑक्साइड। और टाइटेनियम कहां से आता है दोस्तों? यहां से आता है, रूटाइल से आता है, एनाटेस से आता है, इल्यूमिनाइट से आता है, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे जो स्पार्कल आता है टूथपेस्ट में, कई बार जो चमकदार टूथपेस्ट आते हैं उसके अंदर माइका इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो टूथब्रश एंड ट्यूब बनता है, जो है ना टूथपेस्ट का ट्यूब होता है, टूथब्रश होता है, उसको बनाने के लिए भी हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक कहां से आती है दोस्तों? पेट्रोलियम से आती है। तो कुल मिलाकर के आपको याद नहीं करना, लर्न नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं बेटा कि यहाँ पे जो टूथपेस्ट आप करते हो ना, उसमें भी कई सारे मिनरल्स का इस्तेमाल होता है आपके कैविटीज को फिल करने के लिए, मतलब जो गैप्स आ जाते हैं ना उसको ठीक करने के लिए, कई बार आपके जो कहते हैं ना सफाई करने के लिए, आपके दांतों की, आपके दांतों को सफेद चमकदार बनाने के लिए। तो ऐसे कई सारे मिनरल्स हम लोग टूथपेस्ट के अंदर डालते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे कि हमारे जीवन में जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो आपको ये तो पढ़ाया होगा भाई आपकी मैम ने, ठीक है, पढ़ाया ही होगा ना, आपकी मैम ने पढ़ाया होगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों हमारे जीवन के अंदर जो लाइफ प्रोसेस हैं, जो आपको जिंदा रखते हैं, उनको भी सही तरीके से काम करने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। इवन दे ऑल्सो नीड मिनरल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको यहां पे मिनरल्स चाहिए होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस बिना मिनरल्स के कभी हो ही नहीं सकते। हमारा मिनरल इंटेक अगर आप देखोगे तो सिर्फ 0.3% भी है, लेकिन ये 0.3% के बिना जो बाकी 99.7% चीजें हैं वो नहीं हो सकती। तो आप सोच सकते हो कि इतना छोटा सा इंटेक इतना ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में, कि मिनरल इंटेक हमारा सिर्फ 0.3% है,
लेकिन अगर ये 0.3% आपने नहीं लिया तो इनके बिना बाकी 99.7 चीजों को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सो एज अ रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि मिनरल्स अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। आई बात समझ में? चलिए, तो हमने क्या देखा कि मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। चलो तो एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से। तो हमने क्या देखा बच्चे, नंबर 1 कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स बेसिकली वो एलिमेंट्स है जिनका आप इस्तेमाल करते हो। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? नेचर के अंदर, रॉक्स के अंदर, पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं नेचर, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज कई बार होती हैं, है ना, सिमिलर ग्रुप ऑफ मिनरल्स की। प्लस क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे इनका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और हमने क्या सीखा कि मिनरल्स हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डे टू डे लाइफ में आपको हर जगह मिनरल्स दिख जाएंगे, आपके खाने से लेकर के जो ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करके जाते हो ना, उसमें भी किसी ना किसी मिनरल का योगदान होता है। इनफैक्ट हमारे चमकदार दांतों के पीछे भी जो टूथपेस्ट होता है, उस टूथपेस्ट के अंदर भी हम मिनरल्स को यूज करते हैं। इनफैक्ट हमारे जीवन में जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, उनको भी एक्टिव करने के लिए आपके मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि बिना मिनरल्स के इंटेक के बाकी सब चीजें बेकार हो जाएंगी। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट अ मिनरल इज। आपको समझ में आया होगा भाई कि मिनरल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब चलो मिनरल को ढूंढते हैं, चल के मिनरल को फाइंड आउट करते हैं कि कहां अपने को मिनरल पाया जाता है। तो देखो बेटा, मिनरल्स मिलते हैं ओर में। मैंने आपको बताया ना, जिस पत्थर से आप यहां पे मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, वो बन जाता है ओर। जैसे बॉक्साइट का पत्थर होता है लाल कलर का, ठीक है, तो उस बॉक्साइट के पत्थर को आप पहले तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, फिर उससे एक मटेरियल निकलता है एल्यूमिना, फिर उसको और जब आप साफ करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो एल्यूमिनियम निकलता है। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि किस पत्थर से आपको एल्यूमिनियम मिल सकता है, या कौन सा जो एल्यूमिनियम का ओर होता है, तो आप कहेंगे बॉक्साइट होता है सर, कि बॉक्साइट के पत्थर से हमको एल्यूमिनियम मिल सकता है। तो जिस पत्थर से आप मिनरल्स को निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसका ओर कहा जाता है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई? यहां तक दिमाग में घुस गई? चलिए, तो हमने क्या कहा, मिनरल्स कहां पाए जाते हैं? ओर्स में पाए जाते हैं। तो ओर का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ओर का डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, एक ऐसा रॉक, एक ऐसा पत्थर जहां पे मिनरल आपको मिल रहा है मिक्स्ड विद द अदर एलिमेंट्स। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मिनरल अकेला नहीं मिलता, इसके साथ और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम क्या करते हैं? इसकी रिफाइनिंग करते हैं, इसको साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और अपने जरूरत के मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, तो हमने क्या देखा कि जिन पत्थरों में मिनरल्स मिलते हैं उनको हम ओर कहते हैं दोस्तों। ओर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मिनरल के एक्यूमुलेशन के लिए, कि जिस पत्थर में मिनरल पाया जाता है अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स, उस पत्थर को, उस रॉक को हम कहते हैं ओर यहां पे। ठीक है, तो आई होप यहां तक बात क्लियर है बच्चा वाडी को। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए, अब मिनरल्स के अकर करने का, अगर आप देखोगे मिनरल्स के फाइंड करने का बहुत सारा फॉर्म्स होता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही सारा फॉर्म्स होता है, तो उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि मिनरल्स किस किस फॉर्म में अकर करते हैं, ठीक है, तो लिख लो इस पॉइंटर को फटाफट से, कि फॉर्म्स इन विच मिनरल्स अकर। ठीक है, अब सवाल उठता है बेटा कि मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं, किधर से आप मिनरल्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहला तरीका आपको बताया बेटा कि मिनरल्स कहां पाए जाते हैं दोस्तों? पत्थरों में। ठीक है, मिनरल्स कहां पाए जाते हैं बेटा? पत्थरों में। सबसे पहला जो स्पॉट है जहां पे आपको मिनरल्स मिलेंगे वो है आपके रॉक्स, आपके पत्थर। अब कौन से प्रकार के रॉक्स, कौन से वैरायटी के रॉक्स? बेटा रॉक्स अगर आप देखोगे ना तो जनरली 2 से 3 वैरायटी के होते हैं, 2 से 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, पहला कैटेगरी कहलाता है हमारे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस शब्द का मतलब होता है फायर, यानी आग। ठीक है, इग्नियस शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? इग्नियस शब्द का मतलब होता है फायर, यानी आग। यानी ये वो पत्थर थे जो कैसे बने बेटा? जब जमीन के अंदर से निकलने वाला जो मैग्मा होता है ना, गरम गरम, उस मैग्मा में क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर रॉक्स के टूटे हुए पार्ट्स होते हैं, बट वो कैसा होता है? थोड़ा लिक्विड और गर्म होता है, आग निकलता हुआ। तो जब वो मैग्मा ऊपर आ जाता है, धरती के सरफेस पे आ जाता है, तब वो यहां के ठंडा होने लगता है, और जब वो ठंडा होता है दोस्तों तो जम करके काले काले पत्थर बन जाते हैं। उन्हीं पत्थरों को, काले आग जैसे पत्थरों को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। और इन इग्नियस रॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। जैसे बच्चों, अगर मैं भारत के फॉर्मेशन की बात करूं कि इंडिया जब फॉर्म हो रहा था,
तो इंडिया में ना आपको बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हुए दिखते हैं भारत के नीचे वाले हिस्सों में, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है। और आज भी आप देखोगे जो मैक्सिमम इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का जो पत्थर होता है बेटा वो कहलाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री शब्द का मतलब होता है कि वो पत्थर जो आपके लेयर्स के फॉर्म में है ना, परत के फॉर्म में। क्या हुआ भैया कि पुराने जमाने में कई सारे जो एनिमल्स थे, कई बार प्लांट्स वगैरह थे, वो क्या हुए ऐसे मतलब मरने के बाद, सड़ने के बाद ऐसे जमते चले गए, लेयर्स के अंदर फॉर्म होते चले गए। तो उसकी वजह से भी आप देखोगे कई सारे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इन रॉक्स के अंदर आपको कई बार पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ये रॉक्स का फॉर्मेशन इसी तरीके से हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे परत होती, लेयर होती, तो इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जब समय के साथ हीट और प्रेशर के चलते इन पत्थरों के रंग रूप में बदलाव आ जाता है। कई मिलियन वर्षों में क्या होता है कि बहुत सारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के रंग रूप में चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहा जाता है बेटा उसको? मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो मेटामॉर्फिक ये शब्द का मतलब ही क्या होता है? बदलाव होता है। तो ऐसे पत्थरों को मेटामॉर्फिक, ठीक है, तो ऐसे पत्थरों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो कई बार आप देखेंगे जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थर है ये कैसे बने हैं? बदलाव के चलते, कि मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हुआ, हीट एंड प्रेशर के चलते इन पत्थरों का रंग रूप बदला और ये नए पत्थर में कन्वर्ट हो गए, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है बेटा। तो कई बार आप देखेंगे कि ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थरों में दरारें होती हैं, क्रैक्स होते हैं, और इन्हीं क्रैक्स में आपको छुपे हुए कई बार मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री के अंदर आप देखोगे जो लेयर होती, परत होती है ना रॉक्स की, उसके अंदर कई बार आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया मिनरल्स के फाइंड होने का, दैट इज पत्थरों के अंदर। कौन कौन से पत्थर बेटा? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, ठीक है। चलो दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो कई बार क्या होता है कि बेटा जो नदियां होती है ना, जब पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, जब पहाड़ों से कहां उतरती है? नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ वो कई सारा सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं। नदियों का सिंपल है कि नदी पहाड़ से जब नीचे उतरेगी तो ऐसा ढलान है पूरा, तो बहुत स्पीड के साथ फ्लो करती है, तो वो क्या करती है अपने साथ काफी सारा सेडिमेंट्स, मतलब मिट्टी, पत्थर, ये सब लेती हुई चलती है। और कई बार आप देखोगे पहाड़ का जो बेस होता है ना उस पे लाके डिपॉजिट कर देती है। अब ये वो मिनरल है जिसको जनरली पानी ने खराब नहीं किया, ये आके जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स को हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लेसर डिपॉजिट्स। तो जो सोना वगैरह होता है ना आपको ऐसे मिलता है कई बार, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स। तो एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका अगर मैं आपसे कहूं तो ये होता है बेटा हमारा रेसिडुअल मास ऑफ, रेसिडुअल मास के फॉर्म में। रेसिडुअल मास के फॉर्म में मतलब कि हमारा जो बच गया, कि मान लीजिए एक पत्थर था, वो पत्थर ऊपर से टूट गया, इरोड हो गया, फिर जो उसका पोर्शन बचा हुआ है ना उसके अंदर आपको कई बार मिनरल्स मिल जाते हैं। जो बॉक्साइट होता है ना वो ऐसा ही होता है कि आपका जो ऊपर का टॉप का सरफेस था रॉक का वो इरोड हो गया, उसको मतलब किसी पानी या हवा या कोई भी चीज तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दी, तो अंदर जो आपका मटेरियल बच गया, रेसिड्यू बच गया बच्चे, उसके अंदर आपको मिनरल्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा कहां पे? हमारे ओशियंस के फॉर्म में, कि समुद्र की जो सतह होती है, समुद्र के फ्लोर्स होते हैं दोस्तों, जो पानी होता है उसमें भी आपको कई सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ये चार मोटे मोटे तरीके हैं जिसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताइए स्टेट द डिफरेंट वेज इन विच मिनरल्स अकर, बताइए कौन कौन से तरीके हैं जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहली बात पत्थरों में, तीनों पत्थर आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आप कहेंगे प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में, आप कहेंगे रेसिडुअल मास के फॉर्म में, आप कहेंगे समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर फ्रेम करना रहता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नाउ ओके, चलो। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे ज्योग्राफर्स होते हैं और जियोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है इन मिनरल्स के अंदर। जैसे जो ज्योग्राफर्स होते हैं, ज्योग्राफी की स्टडी करने वाले, वो मिनरल्स को क्यों स्टडी करते हैं? ताकि आपको लैंडस्केप का पता चल सके। जैसे अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा करके चला आ रहा था बच्चों को, तो वहां पे मैंने उनको पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कि ज्योग्राफर्स का जो इंटरेस्ट होता है मिनरल्स को जानने में वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पता करना है कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर क्या क्या है, ठीक है, जिससे लैंडफॉर्म्स को समझ पाए। अब कैसे जो है हमारे मिनरल्स स्प्रेड हैं, कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंपैक्ट करते हैं, वो ये सब बातों को कौन पढ़ता है? एक ज्योग्राफर पढ़ता है। लेकिन जो बंदा जियोलॉजिस्ट होता है,
जियोलॉजिस्ट वो बंदा होता है जो अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा होता है। ज्योग्राफर वो इंसान होता है जो ज्योग्राफी को एज अ होल स्टडी कर रहा होता है, उसमें सब कुछ पढ़ेगा, वेजिटेशन पढ़ेगा, एनिमल्स पढ़ेगा, मिनरल्स पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट बंदा होता है वो स्पेसिफिकली रॉक्स एंड पत्थरों को और मिनरल्स को ही पढ़ता है, ठीक है। तो एक ज्योग्राफर के नजरिए से आप मिनरल्स को देखेंगे तो वो इसलिए स्टडी कर रहा है ताकि उसको लैंडफॉर्म्स का अच्छा आइडिया लग सके। बट एक जियोलॉजिस्ट के नजरिए से अगर आप देखोगे तो वो इसके एज, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल को प्रॉपर्टीज को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो दोनों शब्द आपको मिलते हुए दिख सकते हैं, ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट, बट बच्चों ऑब्वियस सी बात है दोनों का काम अलग है। ज्योग्राफर सब कुछ स्टडी करता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, जियोलॉजिस्ट जो है वो पर्टिकुलरली आप देखोगे इन पत्थरों को, इन मिनरल्स को, इनकी प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करता है। और दोनों को स्टडी करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों से हमें फायदा है कि दोनों ही इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारे पास काफी कुछ मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स के अंदर, उस क्वेश्चन को फटाफट से डील करते हैं दोस्तों और कहानी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चल तो क्वेश्चन क्या आया था आपके बोर्ड्स में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा पीवाईक्यू है बेटा, ध्यान देंगे, और लॉन्ग आंसर में कई बार आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द वेरियस ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स इन विच मिनरल्स अकर। तो क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है बेटा और 5 में भी आ सकता है। 3 में आएगा तो आप 3 तरीके बता दीजिएगा, 5 में आएगा तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नंबर 1 लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहला फॉर्म जिसको हम कहते हैं अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये पत्थर दिखते कहते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं भाई। ये हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने आग को जमा दिया हो, ठीक है, लाल लाल टाइप का दिख रहा होगा आपको। फिर ये जो पत्थर है इसमें आपको लेयर दिख रहे होंगे, ये कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री पत्थर कैसा दिखता है, सेडिमेंट्री रॉक कैसा दिखता है बेटा, ये कुछ ऐसा दिखता है आपको, ठीक है, डन। और ये जो आपको एकदम अलग सा ही बदला हुआ सा दिख रहा है बेटा, ये आपका कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहलाता है दोस्तों आपके, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, डन। आई बात समझ में, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। चलिए तो हमने देखा है कई बार कि ये जो हमारे पत्थर है, कौन कौन से पत्थर बेटा, एक तो ये इग्नियस वाला पत्थर हो गया, और कौन सा हो गया, एक मेटामॉर्फिक वाला पत्थर। इसमें कई बार आपको क्या दिखाई देते हैं बेटा, यहां पे मिनरल्स जमे हुए। और ये मिनरल्स कहां जम जाते हैं, इन पत्थरों के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, कई बार वहां पे जमे हुए आपको दिखते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्म हम देखेंगे दैट इज इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आपको मिनरल्स कहां मिलते हैं दोस्तों, क्रैक्स के अंदर। क्रेविसेस का मतलब क्या होता है, क्रेविसेस का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे गैप्स, ऐसे मान लीजिए, इसको हम कहते हैं क्रेविसेस। फॉल्ट या जॉइंट क्या होता है दोस्तों, जहां से पत्थर ऐसा टूटा सा होता है, और या फिर आप कह सकते हो ऐसे थोड़ा सा जुड़ा सा होता है, इसको हम कहते हैं फॉल्ट या जॉइंट। तो कुछ इस तरीके का पत्थर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस पत्थर में आपको ओपन गैप दिखाई दे रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। कई बार आप देखोगे यहाँ पे जॉइंट दिख रहा है कि ऐसे पत्थर जुड़ा हुआ है कहीं से, कई बार आपको ज्यादा बड़ा गैप दिख रहा होगा तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर कई बार मिनरल्स आपको दबे हुए दिख सकते हैं, कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थरों में ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, है ना, आपको एक जॉइंट आपको दिख रहे हैं जहां पे पत्थर ऐसा जुड़ा हुआ है, वहां पे आपको कई बार मिनरल्स मिल सकते हैं। अगर ये मिनरल स्मॉलर अकरेंसेस में मिलेंगे, मतलब स्मॉलर अमाउंट में आपको मिलेगा, मान लीजिए कि कम अमाउंट के अंदर आपको मिनरल मिल रहा है, तो इसे कहा जाएगा वेन्स, ठीक है। और लार्जर अमाउंट में मिलेगा तो इसे कहा जाएगा लोड्स। क्या कहा जाएगा बेटा, इसे लोड्स, याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए वेन्स एंड लोड्स क्या होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि अगर इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिनरल्स जो है स्मॉलर अमाउंट में मिलता है तो उसे हम कहते हैं वेन्स, और वही अगर लार्जर अमाउंट में अपने को मिलता है तो उसे कहा जाता है लोड्स। स्मॉलर होगा तो वेन्स होंगी, लार्जर होगा तो लोड्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया बच्चों, इस पे क्वेश्चन आता है कि वेन्स एंड लोड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये मिनरल अकरेंसेस होते हैं कि मिनरल कितने अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो हमने बता ही दिया इग्नियस मेटामॉर्फिक पत्थर, देखो ऐसे होते हैं वेन्स, ऐसे होते हैं वेन्स। जैसे कई बार आप देखोगे गोल्ड वगैरह भी कई बार ऐसे वेन्स के फॉर्म में मिल जाता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि देखो इस तरीके से जम गया, ये पत्थर है, पत्थर के अंदर आप देखोगे इस तरीके से मटेरियल जम गया है, ठीक है। तो स्मॉलर अमाउंट में जमेगा तो वेन्स कहलाएगा, लार्जर अमाउंट में जमेगा तो लोड्स कहलाएगा। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि सर वेन्स एंड लोड्स का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, अमाउंट का डिफरेंस है, कि जब मिनरल आपका स्मॉलर अमाउंट के अंदर इन क्रैक्स जॉइंट्स के अंदर आपको जमा हुआ मिलता है, इसे हम कहते हैं वेन्स,
बड़े अमाउंट्स में मिलता है तो इसे हम कहते हैं लोड्स। ठीक है, तो ये दिमाग में एकदम क्विकली बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये मिनरल्स आखिरकार इन पत्थरों में आते कैसे हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैं आपको समझाता हूं बना करके। ठीक है, तो बच्चों मान लो ये मेरी मदर अर्थ है, मेरी क्या है बच्चे, हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे, तो इस अर्थ के अंदर का जो सबसे इंटीरियर पोर्शन है उसे हम कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोर। इस कोर के भी दो हिस्से हैं, इनर कोर और आउटर कोर। इसके बाद बेटा जो अपना सेक्शन आता है इसे कहा जाता है मैंटल। क्या कहा जाता है इसे दोस्तों, मैंटल। अब मैंटल और क्रस्ट, ये अपना क्रस्ट हो गया सबसे बाहरी वाला इलाका। इसके बीच में भी एक इलाका है दोस्तों, इसे कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। क्या कहा जाता है इसको, एस्थेनोस्फेयर। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन तुमको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे कहा जाता है दोस्तों एस्थेनोस्फेयर। और ये एस्थेनोस्फेयर में स्पेशल क्या है, इसके पास है बेटा यहां पे बहुत सारा मैग्मा। क्या है इसके पास, बहुत सारा मैग्मा। तो मैग्मा क्या होता है मेरे भाई, मैग्मा होता है गरम गरम जलता हुआ लिक्विड सब्सटेंस। तो हमारी अर्थ में जब क्रस्ट से आप नीचे जाओगे और इस एस्थेनोस्फेयर पे पाओगे तो यहां पे आपको बहुत सारा मैग्मा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, बहुत सारा मैग्मा, गरम गरम पदार्थ जलता हुआ, बिल्कुल सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड। और इसमें रॉक्स जो है ना टूट जाते हैं कई बार, इसके अंदर जो पत्थर होते हैं ना, रॉक मटेरियल होते हैं, इसके अंदर टूट टूट के पिघल पिघल के गिरते चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे अर्थ में जहां पे मान लीजिए गैप्स हैं, हमारे अर्थ में मान लीजिए क्या है, गैप्स हैं, या फिर मान लो कहीं पे वॉल्केनो जो था वो यहां पे फट गया, तो ऐसे टाइम पे मान लीजिए वॉल्केनो था, ये वॉल्केनो यहां पे फट गया, तो क्या होता है कि यही जो मैग्मा की मैं बात कर रहा हूं, ये मैग्मा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये मैग्मा क्या आ जाता है बेटा, ये बाहर आ जाता है, आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लावा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लावा। तो इस लावा में, इस मैग्मा में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो जब ये लावा ठंडा होता है, जब ये लावा क्या होता है दोस्तों, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो ये क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और ये सॉलिड होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, पत्थरों के अंदर, रॉक्स के अंदर। ठीक है, और तभी आप देखोगे कि रॉक्स में आपको ये मिनरल्स आपके ट्रैप्ड दिखाई देते हैं। मिनरल्स क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, ट्रैप्ड दिखाई देते हैं। बिकॉज हमारी अर्थ की क्रस्ट में काफी सारे मिनरल्स हैं, काफी सारे आप देखोगे स्मॉल्टन पिघले हुए लावा के साथ बाहर आ जाते हैं, मैग्मा के साथ बाहर आ जाते हैं। और फिर यही लावा या मैग्मा जब ठंडा होता है, जब जम के पत्थर बन जाता है, तो मिनरल्स इसके अंदर जम जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि मोस्ट केसेस में ये तब फॉर्म होते हैं जब मिनरल्स लिक्विड या मॉल्टन स्टेट के अंदर या गैशियस फॉर्म में भी कई बार बाहर आ जाता है। कैसे बाहर आ जाता है, अर्थ में मौजूद स्पेसेस के थ्रू। कैविटीज मतलब अर्थ में मौजूद जो स्पेसेस हैं या गैप हैं उनके थ्रू। ठीक है, या मान लीजिए वॉल्केनो वगैरह फट गया उसके थ्रू भी, तो क्या होता है, यहां पे सारा मिनरल अपना बाहर आ जाता है और जम जाता है पत्थरों के फॉर्म में। और फिर यही पत्थर आपको जब बाद में मिलते हैं तो आप इससे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है बेटा हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थरों में मिनरल्स के आने का, जमने का। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपको याद है, ये पेपर में नहीं लिखना है आपको, ये पेपर में एग्जाम में नहीं लिखना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बताया हूं सिर्फ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना बेटा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हुआ है कि ऐसा होता है माय डियर। चलिए, अच्छा, तो हमने क्या देखा, ये कूल होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जैसे राइज होते हैं। तो मेजर जो आपके मेटालिक मिनरल्स हैं कौन कौन से, जैसे आपका टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये कहां से निकाले जाते हैं, इन्हीं वेन्स एंड लोड्स से। यही वेन्स एंड लोड्स जो आपको पत्थरों में मिलती हैं, इनसे ऑब्टेन किए जाते हैं कौन से मिनरल्स, टिन, कॉपर, जिंक, लेड वगैरह। ठीक है, तो आप इसको देके एग्जांपल समझा सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ मिनरल्स पे। ठीक है, और वो है हमारा सेडिमेंट्री पत्थर या सेडिमेंट्री रॉक। तो मेरे पीछे आप एक सेडिमेंट्री पत्थर देख पा रहे हो कि सेडिमेंट्री रॉक, बड़ा सा चट्टान है बेटा, मैं स्पेशली कल ही लेकर के आया हूं। ठीक है, तो कल मैंने एकदम बढ़िया बॉर्नवीटा पिया भाई, बॉर्नवीटा से आई मेरे पास शक्ति, और शक्ति से मैं लेकर के आ गया ये बड़ी सी चट्टान उठा करके। ठीक है, तो आप इस चट्टान को गौर से देखिए बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें लेयर बने हुए हैं सर। ठीक है, थोड़ी सी परतें बनी हुई, लेयर बनी हुई, ऐसा लग रहा है चीजें जमी हुई हैं इसके अंदर, है ना। तो ये है आपका सेडिमेंट्री रॉक। ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स से आपको क्या मिलता है, आपको पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ज्यादातर आप देखोगे ना ऐसे ही पत्थरों में ट्रैप्ड होती है। ठीक है, बिकॉज इनका फॉर्मेशन ही कुछ ऐसा है, ये लेयर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो दूसरा सेट ऑफ हमारा मिनरल्स है वो कहां से आता है, सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स आपको इसके लेयर्स या बेड्स में अकर होते हुए दिखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कि मान लीजिए मेरा पत्थर है, ये मेरा पत्थर है बड़ा सा,
ठीक है। तो इसके अंदर जो लेयर्स होंगी अपनी ऐसे ऐसे, उसमें ट्रैप्ड कई बार आपको मिनरल्स दिखाई दे जाते हैं। तो ये अगर आप देखोगे कैसे फॉर्म हुए थे, एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन। कि क्या हुआ, जमानों पहले बहुत सारे, मान लीजिए जानवर रहा करते होंगे, है ना, कई सारे जानवर रहते थे, ठीक है, बहुत सारे जानवर रहा करते होंगे, पेड़ पौधे रहा करते होंगे। तो ये क्या हुए, जब ये डाई हुए, जब ये मरे, तो मरने के बाद शरीर इनका सड़ने लगा भाई, और अंडर क्लाइमेटिक कंडीशंस ये लेयर में जमने स्टार्ट हो गए, है ना, लेयर में, एक सीधी हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर जो है ये जमने स्टार्ट हो गए। और अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, दबाव और हीट और बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते क्या हुआ, ये ऐसे रॉक्स या पत्थर में कन्वर्ट हो गए। तभी आप देखोगे सेडिमेंट्री पत्थरों का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लगता है किसी ने परत दर परत जो है इसको अरेंज कर दिया हो, लेयर्स में अरेंज कर दिया हो, ठीक है। तो ये बनते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसके अंदर भी आप देखोगे आपको कई सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, ठीक है, आयरन और कुछ फॉर्म्स का, सारा नहीं, सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो लंबे समय से ना अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर ऐसे कंप्रेस होते हुए चले आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको कई बार कोयला देखने को मिल जाता है, कई बार आयरन ओर के कुछ फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। और ये क्यों मिलते हैं, बिकॉज लंबे समय से, अगर आप कोयले को देखोगे तो कोयला कैसे बना था, जब दलदल वाले इलाकों में पेड़ आपके सड़ने लगे, मरने लगे और ऐसे दबते चले गए नीचे की तरफ, तो एक लेयर फॉर्म हो गई, और वो लेयर जितनी दबती गई, जितनी कंप्रेस होती गई, उसी ने आप देखोगे कोयले को जन्म दिया। तो अगर आप देखेंगे ये भी क्या एक तरीके के सेडिमेंट्री रॉक ही तो है ना। तो तभी हम देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से बहुत सारे हम लोग को एनर्जी मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कोयला मिल जाता है कई बार, है ना, या कई बार आपको आयरन ओर जैसे मिनरल्स भी कई बार देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या मिलता है बच्चों को, एक और ग्रुप है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर, जैसे जिप्सम है, पोटाश है ना, सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, ये भी आपको मिलता है। ये कहां मिलता है दोस्तों, जब एरिड रीजन्स में, ड्राई एरियाज में आप देखोगे, है ना, जब इवापोरेशन जहां बहुत ज्यादा होता है, तो जब पानी इवापोरेट हो जाता है ना, तो आपको कई बार मिनरल्स पीछे मिल जाते हैं, ठीक है। क्या होता है जिप्सम या पोटैश वगैरह, जिप्सम को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेट करके सोच सकते हो। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब कोई दीवार सीलिंग टूट जाती है ना, या खराब हो जाती है, तो एक भैया आते हैं व्हाइट पुट्टी लेकर के, तो वो क्या करते हैं, बढ़िया से उसमें प्लास्टर बनाते हैं और ऊपर ऊपर चिपका देते हैं, लगा देते हैं। तो क्या है वो प्लास्टर दोस्तों, यही तो मिनरल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिप्सम की या पोटैश सॉल्ट की, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहां पे, एक तो कोयला, पेट्रोलियम, इस टाइप के मिनरल्स आपको मिल जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, और दूसरा आपको वो मिनरल्स मिल जाते हैं जो पानी इवापोरेट होने के बाद बचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिप्सम, पोटैश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो जिन इलाकों में आप देखोगे इवापोरेशन रेट हाई होता है, वहां पे ऐसे मिनरल्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो ग्रुप ऑफ मिनरल्स है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। अब आ जाते हैं बेटा तीसरे टाइप पे, है ना, कि और कैसे हमको मिनरल्स मिलते हैं। तो पता चलता है दोस्तों कि कई बार जब मेन पत्थर आपका टूट जाता है, इरोड हो जाता है, तो जो बचा कुचा मटेरियल है उसमें भी आपको कई बार मिनरल्स मिल जाते हैं, और इसे हम कहते हैं रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड शब्द का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। अब ये मत कहना कि सर हमारा दिल टूटा है तो हम वेदर्ड मटेरियल हैं, ये पत्थरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, ठीक है। पता चला कल जाके बोल दिए कि मैम आई एम वेदर्ड मटेरियल, क्या मैम ने पूछा क्यों भैया, तो तुम कह रहे हो मैम मेरा दिल तोड़ गई, वो मेरा दिल टूट चुका है, आई एम ब्रोकन। तो सर ने कहा था ब्रोकन शब्द मतलब वेदर्ड, है ना, तो तुम वहां जाकर चिपकाया है कि आई एम वेदर्ड मटेरियल, बेटा बहुत मारेंगे मैडम तुमको, ठीक है। तो वेदर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है पत्थरों के लिए। ये पत्थरों को जब पानी या हवा तोड़ते हैं, कमजोर बना देते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। और उसी से आप देखोगे ना आगे चल के सॉइल वाइल उसी से बनती है। तो पत्थरों को कमजोर बनाने का काम है हमारे नेचुरल फोर्सेस का, विंड है, मॉइस्चर है, पानी है तेज बहता हुआ, है ना, ये सब क्या करता है, पत्थरों को तोड़ता है, पत्थरों को कमजोर बनाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब मेन रॉक आपकी वेदर हो जाती है, जब मेन रॉक आपकी टूट जाता है, मेन पत्थर, तो उसके अंदर कुछ रेसिड्यू बच जाता है, कुछ सामान बच जाता है, और कई बार आपको उसी में मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अनदर फॉर्म क्या है, मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स एंड सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रिमूव हो जाना, जिससे क्या हो जाएगा, वेदर्ड मटेरियल का एक छोटा सा हिस्सा बच जाएगा और उसी में आपको और मिल जाएगा। कि मान लीजिए ऐसा कुछ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास एक पत्थर था, है ना, मेरे पास एक ऐसा पत्थर था, ठीक है, मेरी क्या है, मेरी मेन रॉक है, ये मेरी पत्थर है, मेरी रॉक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस रॉक में क्या हो गया दोस्तों, इरोजन हो गया या वेदरिंग हो गई। वेदरिंग मतलब ये रॉक मेरी क्या हुई, टूटने लगी, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स रहे होंगे जो पानी अपने साथ घोल ले गया, है ना, कुछ ऐसे मिनरल्स थे जो वाटर के साथ घुल गए, वाटर के साथ जो है सॉल्युबल हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है।
तो कुछ ऐसे थे जो वाटर के साथ सॉल्युबल हो गए बेटा, मिक्स हो गए, और कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी बाकी फोर्सेस ने इरोड कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास पत्थर का छोटा सा ही पोर्शन बचा है ना, ये मेरे पास इतना सा इलाका बच गया, इतना सा पोर्शन बच गया। तो इसी के अंदर कई बार मेरे को मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर बचे हुए जो पार्ट है, टुकड़ा है रॉक का, इसके अंदर मुझे कई बार मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब होता है बेटा बचा हुआ, ठीक है। रेसिडुअल का मतलब क्या हो गया, रेसिडुअल का मतलब हो गया बचा हुआ। तो जो टूटे पत्थर का बचा हुआ मटेरियल है, उसमें से आपको कई बार मिनरल देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जो बॉक्साइट है वो कुछ ऐसा ही आपको बनता हुआ दिखता है, ठीक है। जब हमारे एल्यूमिनियम रिच रॉक्स ऊपर से वेदर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर जो आपका मामला बचा, फिर जो आपका पोर्शन बचा, उसमें आपको कई बार और मिल जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट का फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही होता है। तो ये है हमारा मिनरल फॉर्मेशन, ठीक है, मिनरल फॉर्मेशन का एकदम बढ़िया तरीका। अब आ जाते हैं दोस्तों प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में ना, व्हाट आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखोगे टॉपिक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंडिविजुअल आता है 1 मार्कर के लिए, याद रखिएगा। तो प्लेसर डिपॉजिट्स आपका 1 मार्कर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्कूल्स वगैरह में आ जाता है। जैसे आप देख पा रहे होगे कि यहां पे आपको ना सोना दिखाई दे रहा होगा गोल्डन कलर का, और यहां पानी भी दिखाई दे रहा होगा आसपास, ठीक है। तो बच्चों जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पहाड़ है, बढ़िया पहाड़ है, ठीक है। यहां से एक नदी चली आ रही है, नदी बनू उड़ती बरू ऐसे करके गाना गाती हूँ, ठीक है। तो नदी जो है यहां पे बढ़िया चली आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जब नदी पहाड़ से उतरती है, इसके पास खूब फोर्स होता है, क्योंकि पहाड़ पे क्या ऐसा ढलान है, तो नदी अगर पहाड़ से उतरेगी उसके पास खूब ताकत है, खूब बढ़िया ताकत है, वो बड़ी तेजी से बहते हुए नीचे चली आ रही है, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, मिट्टी, कई सारा मिनरल सब बहाते हुए लेके चली आ रही है। लेकिन यही नदी जब पहाड़ के एकदम फुट पे पहुंचती, जब पहाड़ के एकदम बेस पे पहुंचती, फुट पे पहुंचती है, तो इतना वेलोसिटी तो उसके पास रह नहीं जाता, इतना वेग तो उसके पास, फोर्स तो इसके पास रह नहीं जाता। तो ये क्या करती है दोस्तों कि कई बार ये जो वैली या घाटी इसने बनाई हुई है, इसकी मिट्टी में कई सारे मिनरल्स को डिपॉजिट कर देती है। हमने क्या देखा कि नदी ने जो घाटी बनाई थी, नदी ने जो वैली बनाई थी, उस वैली का जो जमीन है, फ्लोर है, उस फ्लोर में कई बार उसकी मिट्टी में आपको कई सारे मिनरल्स मिल जाते हैं दोस्तों, और इन्हें कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या कहा जाता है इन्हें? प्लेसर डिपॉजिट्स। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जो नदी ने घाटी बनाई थी, वैली बनाई थी, कई बार उसकी मिट्टी में, उसके रेत में भी आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। जनरली कहां? पहाड़ के बेस पे, पहाड़ के एकदम फुटहिल पे, ठीक। और ये मिनरल्स कौन लेकर के आया था? नदियां लेकर के आई थी ऊपर से, ऑब्वियसली। तो है ना, नदियां अगर आप देखोगे तो ऊपर से जब नीचे आती हैं तो एकदम नीचे आ जाती हैं, जब घाटी से फ्लो करती हैं, वैली से फ्लो करती हैं, तो कई बार आप देखोगे एलिवेशन कम होता है, फोर्स कम होता है, तो ये क्या करती है, मिनरल्स को इसकी मिट्टी में डिपॉजिट करती जाती हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्लेसर डिपॉजिट। तो इन प्लेसर डिपॉजिट्स को अगर आप देखोगे तो पानी ने खराब नहीं किया होता, पानी ने करोड नहीं किया होता, ठीक है। इनको कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन कि कुछ मिनरल्स यहां पे अलुवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अलुवियल मिट्टी के साथ आप देखोगे वैली के अंदर, घाटी के अंदर पाए जाते हैं, जनरली हिल्स के बेस पे, हिल्स के एकदम डाउन पोर्शन पे। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं, और इन डिपॉजिट्स को जनरली जो वाटर है, जो आपका पानी है, उसने करोड़ नहीं किया होता, खराब नहीं किया होता। तो ये प्लेसर डिपॉजिट्स हो गए। जैसे गोल्ड है, कई बार सिल्वर हो गया, कई बार टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये अगर आप देखोगे जो मिनरल्स है ना, कई बार प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कई बार गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको आप प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में देखते हो। कई बार आप देखोगे ना, इंडिया से बाहर भी कई सारे देश हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, ऐसे तसले में, ऐसे बड़ा सा मतलब बर्तन होता है, तो उसमें पूरा ये रेता भर लेते हैं पानी के साथ, ठीक है, और उसको धीरे धीरे ऐसे छानते रहते हैं। तो रेत आपकी अलग होती रहती है, सोना अलग होता रहता है। तो ये प्लेसर डिपॉजिट्स के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप उसको देख भी सकते हो, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज माय डियर प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर मैं सबसे लास्ट बात करूं आपसे, तो वो आ जाते हैं हमारे ओशियंस में मिलने वाले मिनरल्स। तो हमको पता है दोस्तों कि ओशियन या समुद्र में, महासागर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि पानी के साथ इतना ज्यादा घुले हुए हैं कि उनको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, और जो अमाउंट आप निकालोगे वो कमर्शियली आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई बहुत कम मिनरल्स ऐसे हैं जो हम यहाँ पे ओशियंस के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, बिकॉज कमर्शियली ना वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं बैठते। तो हमने क्या देखा कि ओशियंस के अंदर वास्ट क्वांटिटी है मिनरल्स का,
बट मैक्सिमम टाइम आप क्या देखते हो दोस्तों कि ये इतने ज्यादा घुले होते हैं पानी के साथ, इतना डिफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होते। इनको निकालने का ही खर्चा इतना ज्यादा आ जाएगा कि जितना आप इनको बेच के नहीं कमा पाओगे। फिर भी इसके बावजूद हम देखेंगे कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिन्हें हम यहां पे यूज करते हैं, जैसे आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे आप कहते हो ना, NaCl, ठीक है, तो हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया। तो ये वो मिनरल्स है जिनको हम आज भी कहां से निकालते हैं, ओशन के वाटर से। तो हमने क्या देखा कि ओशंस में नो डाउट क्या स्टोर हाउस है पूरे मिनरल्स का, पूरा खजाना है मिनरल्स का, लेकिन ये मिनरल्स ओशन के पानी के साथ इतना डिफ्यूज, इतने घुले हुए हैं कि इनको निकालने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इकोनॉमिकली हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम बहुत ज्यादा मिनरल्स यहां से नहीं निकालते एक्सेप्ट फ्यू। जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट, नमक, आपको पता ही है समुद्र के पानी को इवापोरेट करके जो है आप नमक बना सकते हो, फिर उसको फिल्टर कर लो तो आपके खाने के काम आ जाएगा। फिर इसके बाद मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, इसको हम लोग यहाँ पे ओशन वाटर से निकालते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंगनीज, अगर आप देखोगे ना मैंगनीज जो होता है ना बेटा, मैंगनीज में भी बहुत रिच होते हैं ओशन वाटर्स। तो जैसे इंडियन ओशन में से इंडिया जो है मैंगनीज की माइनिंग करता है, इंडिया के पास अधिकार है कि इंडियन ओशन जो है ना बेटा, उसके अंदर से हम लोग जो है ना मैंगनीज की माइनिंग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स है जो आपको ओशियन से यहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई यहाँ पे कि कौन कौन से मिनरल्स आपको ओशन से मिल जाते हैं। चलो, तो ये कंप्लीट करता है बेटा हमारा आंसर कि विच ऑफ द मिनरल्स या विच आर द डिफरेंट वेज इन विच द मिनरल्स अकर, ठीक है। ये कई सारे हमने, तो हमारा आंसर हो गया यहां पे कंप्लीट, ठीक है, डन। तो अगर आपको 5 नंबर का आंसर आता है तो आप सारे पॉइंटर्स यहां पे लिख करके आओगे। चलिए, मिनरल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बता देता हूं। मिनरल्स के बारे में जब बात चली रही है ना, तो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बता ही देता हूं एक बार। चलिए, जैसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मिनरल्स अगर आप देखोगे सॉफ्टेस्ट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, टैल का पत्थर होता है, और डायमंड जितना हार्डेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, मिनरल्स कैन बी बहुत सॉफ्ट, एग्जाम्पल टैल्क, या फिर एकदम हार्डेस्ट हो सकता है, एग्जाम्पल डायमंड। ठीक है, डन। इसके अलावा रॉक्स क्या थी, हमने रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों। रॉक्स क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है मिनरल्स का ही तो कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। ये रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, हमने पढ़ा है जस्ट अभी कि रॉक्स क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होती हैं। कई सारे मिनरल्स आपको कहां पाए जाते हैं, पत्थरों में ही मिलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, राइट। और हमने क्या पढ़ा दोस्तों मिनरल्स के बारे में, और क्या इंटरेस्टिंग पढ़ा मिनरल्स के बारे में, ये भी पढ़ा कि यार अभी तक 2000 से ज्यादा मिनरल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कि मोर देन 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, चलिए भाई, एक और बात हमने पढ़ी थी मिनरल्स के बारे में, क्या पढ़ा था बच्चों यहां पे, कि मिनरल्स जो फॉर्म होते हैं ना बेटा, वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, है ना, या फिर कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो मिनरल का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे। मिनरल का फॉर्मेशन यहां पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, ठीक है। ठीक है, डन। चलो, तो भाई ये हो गई बस कुछ बातें हमारी मिनरल्स के बारे में जो हमने रिवाइज करी है, कि हमने पढ़ा कि देखो मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं, पत्थरों के अंदर कौन कौन से पत्थर, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ठीक है। और कहां पाए जाते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में, और कहां पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर, और कैसे पाए जाते हैं, वेदर्ड मटेरियल में। ये एक मेन पत्थर था, जब वो टूट गया, उसके घुलने वाले एलिमेंट्स उसके पानी वगैरह के साथ घुल के चले गए, फिर जो मटेरियल बच गया उसमें हमको कई बार मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल बॉक्साइट, राइट। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे अपने को मिनरल्स मिलते हैं।
साथ ही साथ मिनरल्स यार सॉफ्ट भी बहुत हो सकते हैं, जैसे टैल्क का पत्थर, या हार्डेस्ट हो सकते हैं डायमंड की तरह। ठीक है, फिर मिनरल्स की अगर हम बात करें तो रॉक्स में पाए जाते हैं, तो रॉक्स को हम कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स भी कह सकते हैं। 2000 से ज्यादा हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हालांकि कुछ का इस्तेमाल हो रहा है। और मेजर चीज कि मिनरल फॉर्मेशन हमेशा डिपेंड करेगा उसके फिजिकल और केमिकल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें मिनरल्स की भारत के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट मिनरल्स इन इंडिया, कि देश के अंदर मिनरल्स के क्या हालात हैं। ठीक है, कि देश के अंदर जो है मिनरल्स के क्या हालात हैं। तो दोस्तों हमारे देश में मिनरल्स हैं नेशनलाइज्ड। कहने का मतलब है भैया कि आप बिना सरकार के परमिशन के मिनरल्स को माइन नहीं कर सकते। कल को अगर मान लेते हैं कि आपके घर के पास कोई गोल्ड का रिजर्व निकला है या कॉपर का रिजर्व निकला है, तो क्या आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज भारत के अंदर मिनरल्स क्या है दोस्तों? भारत के अंदर मिनरल्स हैं नेशनलाइज्ड, जिसके कहने का मतलब है बच्चे कि बिना सरकार के परमिशन के आप मिनरल्स नहीं निकाल सकते। दोस्तों आप मिनरल निकालोगे, सरकार आपके पीछे, आप आगे आगे, टू मच फन। समझ रहे हो कि सरकार भैया बैंडवा बजा देगी, एकदम घुमा करके डंडा जो है तुम्हारे जमाएगी, तुम भगे भगे आगे फिरोगे। तो सरकार के साथ नो पंगा गाइस। ठीक है, आजकल तो वैसे ही खतरनाक है सरकार भाई, तो सरकार के साथ नो पंगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या देखा कि मिनरल्स पहली बात क्या है देश के अंदर, अरे यार सॉरी, कि मिनरल्स क्या है बच्चों? देश के अंदर मिनरल्स हमारे नेशनलाइज्ड है, मतलब बिना सरकार के परमिशन के आप मिनरल्स को यहां पे नहीं निकाल सकते। तो मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इन इंडिया, कोई भी इन्हें बिना सरकार के परमिशन के माइन नहीं कर सकता। इसमें कुछ एक्सेप्शन था, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कई सारे ट्राइबल्स को देखिए, कई सारे जो हमारे आदिवासी भाई बहन है ना, उनका मानना है कि उनके तरफ के जो मिनरल्स हैं उनका उस पर अधिकार है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखोगे तो जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न साइड के, उनमें से कई का मानना है कि वहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स का अधिकार है, मतलब उनके पास राइट होना चाहिए। ठीक है, कुछ जगह सरकार भी इंटरफेयर नहीं करती, फैक्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको बहुत सारा मिनरल मिल जाएगा, जैसे आपको लाइमस्टोन मिलता है, डोलोमाइट का पत्थर मिल जाता है, कोयला मिल जाता है, इवन आप अगर पेट्रोल ढूंढने जाओगे ना तो वो भी आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं देश में मिनरल्स की, तो पहली बात हमने देख लिया कि भैया मिनरल्स क्या है? नेशनलाइज्ड है। कहने का मतलब है बिना सरकार के परमिशन के आप नहीं निकाल सकते, नहीं सरकार डंडा लेके दौड़ाएगी तुम्हें। ठीक है, पहली बात समझ में आई। दूसरा हमने देखा कि देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट वहां रहने वाली जो आदिवासी समाज है, आदिवासी कम्युनिटी, वो कहता है कि भैया इनका अधिकार है मिनरल्स के ऊपर। ठीक है, बिकॉज वो बहुत समय से जीते आए हैं उसी के सहारे। फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो कई प्रकार के मिनरल मिलेगा, लाइमस्टोन का पत्थर, डोलोमाइट का पत्थर, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, राइट। चलो अब इसी से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस याद आती है मेरे को, दैट इज कोल रैट होल माइनिंग। अब अभी तो बैन कर दिए सरकार ने, बट पुराने टाइम में बहुत हुआ करती थी। अभी एक आपको याद होगा एक डिजास्टर हुआ था उत्तराखंड के आसपास शायद, जहां पे ना सुरंग को बनाते बनाते वर्कर्स उसके अंदर ट्रैप हो गए थे, काफी दिन से ट्रैप थे। तो वहां पे जब फॉरेन मेथड्स फेल हो गए ना, तब ये देसी हथकंडा काम आया था रैट होल माइनिंग का। अब ये रैट होल माइनिंग अगर आप देखोगे ना तो मेघालय में किसी टाइम पे बहुत पॉपुलर थी। तो ये लोग क्या करते थे मेघालय के अंदर, जोवाई और चेरापूंजी के आसपास, ये क्या करते थे कि फावड़ा लेकर के, जो फावड़ा होता है ना, फावड़ा फावड़ा लेकर के ये माइन खोद देते थे पूरा, जहां पे कोयला वगैरह मिलता है ना, कोयला, तो वहां पे क्या करते थे, इलीगल माइन खोद देते थे। कैसे शेप में? बिल्कुल चूहे के शेप में। अब ये खोद खोद के जो है इसके अंदर घुस जाते थे, फिर अंदर से जाके कोयला तोड़ तोड़ के लाया करते थे। अब इसमें ना रिस्क बहुत ज्यादा है, मान लो कि ये छत टूट के गिर गई तो निकलने का तो साधन खत्म हो गया, प्लस मिनरल्स अगर आप देखोगे ऐसे ही लोग तोड़ के यूज करते रहे तो देश का नुकसान होगा उसमें। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था, है ना, जो एनवायरमेंट रिलेटेड डिसीजन लेता है, उसने इस रैट होल माइनिंग को बंद कर दिया। लेकिन ये रैट होल माइनिंग अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे मेघालय के जो लोगों का लाइफ सोर्स भी था। ठीक है, तो कई बार मान लीजिए रैट होल माइनिंग में क्या होता है, यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रैट होल माइनिंग, क्या है? ठीक है, कि रैट होल माइनिंग भाई था क्या? ये 2 नंबर का सवाल आप कई बार आपको पेपर में देखने को मिलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग क्या था दोस्तों? कोयले की माइनिंग थी। कोयला समझते हो, कोयला काला वाला, तो कोयले की माइनिंग थी, लेकिन कैसी? इलीगल माइनिंग। ठीक है, तो ये लीगल नहीं थी भाई, सरकार ने इसका कोई अलाउंस नहीं दिया था। तो ये एक तरीके से आप मान लीजिए इलीगल माइनिंग था कोयले का। और इसको कहां किया जाता था? इसे किया जाता था हमारे जोवाई और चेरापूंजी के इलाके में। ये कहां है दोस्तों? ये है अपने मेघालय में। ठीक है, तो एक लंबा सा, जैसे चूहे का बिल होता है ना, तो वैसे एक लंबा सा टनल यहां पे जो है लोग खोद लिया करते थे। तो लिख लेते हैं कि रैट होल माइनिंग क्या था। पॉइंट नंबर 1 लिखिए यहां पे फटाफट से, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कोल माइनिंग कहां पे? इन जोवाई एंड चेरापूंजी। ठीक है,
इंजोवाई एंड चेरापुंजी, ठीक है, इंजोवाई एंड चेरापुंजी, ध्यान से लिख लो फटाफट से, ठीक है, वॉज डन बाय डिगिंग अ लॉन्ग नैरो टनल, वॉज डन बाय डिगिंग यानी खोदना एक लंबी सुरंग, लॉन्ग नैरो टनल, ठीक है, कलरवा चेंज कर लेते हैं थोड़ा भैया, मजा आ जाएगा जीवन में, है ना। चलिए, ओके, सो इट वाज डन बाय डिगिंग अ लॉन्ग नैरो टनल, ठीक है दोस्तों, और ये किसकी मदद से किया जाता था अभी, फैमिली मेंबर्स की मदद से। विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। अभी अगर आप देखोगे क्या है दोस्तों, इलीगल भी है और सरकार द्वारा बैन भी कर दी गई है। तो सरकार की जो संस्था है, नौ आपके ये एनजीटी है ना, तो उसने क्या किया बच्चों, यहां पे इसको बैन कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड नाउ बैंड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, डन। चलिए, तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं द रैट होल माइनिंग। रैट होल मतलब जैसे चूहा का बिल होता है ना, बिल्कुल सेम तरीके से माइनिंग की जा रही है। आप देख पा रहे हो भैया, फावड़ा लेके बैठे हुए एकदम चूहा का बिल खोद डाला है यहाँ पे, इसके अंदर से क्या निकलेगा, कोयला निकलेगा, लेकिन डर किस बात का है, मान लो छत कोलैप्स कर गई, टूट गई, तो आप वहीं दब के मर जाओगे, है ना। साथ ही साथ इलीगल भी है भैया, आप मिनरल चुरा रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का जो माइनिंग है अभी क्या किया गया, यहाँ पे बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो आपसे सवाल आता है दोस्तों, तो यहाँ पे एकदम ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब भारत में जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मिनरल्स इन इंडिया, ध्यान देखिएगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो इंडिया में जब आप कभी भी मिनरल्स की बात करते हो ना भारत के अंदर, तो आप एक बार रफली देखिए कि भारत में कहां कहां आपको मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसका एक रीजन भी बताऊंगा मैं आपको क्यों होता है ऐसा, ठीक है। बात समझ में आई यहां पे, चलो। पर एक रफ है, ठीक है, दिस इज वेरी रफ माय डियर, ठीक है, मैं लिख देता हूं रफ मैप, राइट, जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है, डन। एक तरीके का भाई रफ मैप है माय डियर, ठीक है, जस्ट इट्स रफ मैप, बहुत ही रफ मैप है, तो एकदम लिख दिया है यहाँ पे, रफ मैप है आपको समझाने के लिए। बेटा ये जो तेरा रीजन है ना, ये जो रीजन है खासकर ये नीचे वाला, ठीक है, ये एक जमाने में हिस्सा हुआ करता था किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, ठीक है। ये जो तेरा रीजन है ना, ये वाला जो रीजन नीचे का पेनिनसुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जमाने में हिस्सा हुआ करता था किसका, ये हिस्सा हुआ करता था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। और इंडिया पता है कहां हुआ करता था, इंडिया हुआ करता था दक्षिणी हेमिस्फीयर में। आप जान करके हैरान हो जाओगे कि हम लोग जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पास थे, एकदम ऐसे नीचे अंटार्कटिका अंटार्कटिका के पास। तो इंडिया एक जमाने में कहां हुआ करता था, हम लोग हुआ करते थे यहां पे, इस जगह। सो दिस वॉज अवर लोकेशन, हम यहां पे ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहां पे हम कैसे हुआ करते थे, ऐसे यहां पे इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस वाली प्लेट से हम टूटे, इस वाली प्लेट से हम टूटे तो ऊपर की तरफ बढ़े, कहां बढ़े, ऊपर की तरफ बढ़े। और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, तो इंडिया के इस हिस्से में, ये जो हिस्सा आपको दिखता है, यहां हुए भर भर के वॉल्केनिक इरप्शंस। क्या हुए दोस्तों, भर भर के वॉल्केनिक इरप्शंस। ये कई मिलियन साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, कि जब हम कहां हुआ करते थे, हम यहां सदर्न पार्ट में होते थे। फिर क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट के चलते ये प्लेट यहां से टूटी और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई, इक्वेटर को क्रॉस करना स्टार्ट हुई, ठीक है।
और तब आप देखोगे उस जमाने में हमारे इस हिस्से में, इस पूरे पार्ट में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए, और वॉल्केनिक इरप्शन से क्या बाहर आया दोस्तों, गरम गरम लावा बाहर आया, और वही लावा क्या हुआ, जमता चला गया। तभी आप देखिए इस पूरे रीजन में आपको मिनरल्स बहुत देखने को मिलते हैं। इस पूरे इलाके में अगर आप देखोगे ना बच्चों, आपको मिनरल्स बहुत देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द रीजंस फॉर इट, ठीक है, कि जिस समय ये पूरा हिस्सा टूट करके ऊपर आ रहा था ना, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे बहुत सारे, और वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ साथ आप देखोगे ये लावा जमता चला गया था पूरा, ठीक है। और जब जमा, बाद में आप देखोगे तो बहुत सारा मिनरल रिच एरियाज यहां पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। और आज भी आप देखो भारत के जो मेजॉरिटी मिनरल्स हैं आपको इसी इलाके में मिलते हैं। सो दिस इज कंप्लीट मिनरल रिच जोन भाई। ये जो पूरा इलाका है ना, क्या है आपका, ये पूरा इलाका आपका मिनरल रिच है। तो आज भी आपको देश के अंदर जो सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं ना बेटा, वो कहां से मिलते हैं, आपको यहीं पे मिलते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन आपका मिनरल्स नहीं देता आपको, इवन ये कश्मीर वाला साइड भी, ऊपर वाला साइड भी आपको इतना मिनरल्स नहीं देता, ठीक है। तो मेजर मिनरल आपको देश का, भारत का कहां से मिलता है, इधर से ही मिलता है, ठीक है। कुछ आपको पेट्रोलियम रिजर्व्स इधर आसाम साइड पे मिल जाएंगे। इवन ये जो मेघालय का हिस्सा है ना, ये भी बच्चे इसी लैंड का पार्ट था, मतलब इसी प्लेट्यू रीजन का पार्ट था, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इंडिया में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला जो रीजन है, इसे कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। पूरी तरीके से बहुत सारे मिनरल्स हैं यहां पे, ठीक है। तो भारत में जब मिनरल्स की बात आती है ना, तो इस टॉपिक को ध्यान से याद रखिएगा कि पेनिनसुलर जो रॉक्स है हमारी, उसमें मैक्सिमम मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, चाहे कोयला हो, चाहे मेटालिक मिनरल हो, चाहे माइका या बाकी नॉन मेटालिक मिनरल हो, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, अगर भारत के, आप चले जाइए गुजरात वाले साइड पे, ठीक है, आप गुजरात वाले साइड पे चले जाओ दोस्तों, या आसाम वाले साइड पे चले जाओ, तो इस साइड भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिल रही हैं और इधर भी मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स किसके लिए फेमस होती हैं, खासकर पेट्रोलियम वगैरह के लिए। तो इस तरीके से अगर आप भारत के वेस्टर्न साइड पे, गुजरात वाले क्षेत्र में देखोगे, तो आपको यहां मिल जाएंगी बच्चे काफी सारी सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। जैसे आप गुजरात की बात करिए, ईस्ट में आप आसाम की बात करिए, तो यहां पे आपको पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान भी अगर आप देखोगे तो इसी पेनिनसुलर का ही पार्ट है। वो बात अलग है कि राजस्थान में भी रेत आ गई है, बट राजस्थान की अगर हम बात करें ये पोर्शन, तो ये भी इसी पेनिनसुलर ब्लॉक का ही हिस्सा है, जो टूट करके ऊपर की तरफ आया था, जिसमें अभी रेगिस्तान आप कहलाते हो ना, राजस्थान वाले पार्ट में, तो ये भी इस पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा है। दैट इज व्हाई आप देखोगे कि यहां पे भी आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। नॉन फेरस का मतलब होता है जिसमें लोहा नहीं होता। तो राजस्थान भी इसी ब्लॉक का हिस्सा है, पेनिनसुलर ब्लॉक का। वो तो भाई उसके ऊपर रेत अभी कवर हो गई, सैंड कवर हो गई, तो डेजर्ट रीजन बन गया आधा, है ना। बट पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, एक जमाने में, राइट। तो दैट इज वाई, क्योंकि राजस्थान के भी जो पत्थर है, जो रॉक्स हैं, वो इसी पेनिनसुलर वाले पार्ट के हैं। सो दैट इज वाई यहां पे मिनरल्स मिल जाते हैं। फिर हमारे नॉर्थ इंडिया के जो एलुवियल प्लेन्स है, मतलब एलुवियल सॉइल से बने हुए जो प्लेन्स हैं, यहां पे आपको ऑलमोस्ट मिनरल्स नहीं मिलते, ठीक है। तो ये वेरिएशन आपको इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज जिस तरीके से भारत फॉर्म हुआ है ना बेटा, उसके काफी इंपैक्ट किया है देश के मिनरल्स को। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है मिनरल्स का, तो आप ये पांचों पॉइंटर देके समझा सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनरल्स कहां मिलते हैं दोस्तों, देश के पेनिनसुलर ब्लॉक में। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स गुजरात वाले साइड, असम वाले साइड, इवन राजस्थान का जो बेल्ट है वो इसी ब्लॉक का हिस्सा है। तो दैट इज वाई वहां पे भी आपको नॉन फेरस मिनरल्स मिल जाते हैं। बट ये जो हमारा एलुवियल प्लेन है, ये प्लेन एरियाज है, यहां पे आपको मिनरल्स कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से है बिकॉज जिस तरीके से हमारे देश का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, इस लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। बात समझ आई यहां तक। चलिए थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग है ना थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, फेरस मिनरल्स एटलीस्ट पढ़ के जाएंगे आज की क्लास में, थोड़ा सा ही बचा हुआ है अपना पार्ट, ठीक है। फिर क्लास को हम लोग एंड करेंगे, डन। चलिए अच्छा, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए हो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डन, ठीक। चलो अब कई बार एक सवाल आता है कि व्हाट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिजर्व। एक रिजर्व की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस बात से बनती है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं मिनरल मिला, वो रिजर्व है अभी, ठीक है। आपको कहीं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिनरल मिला, आपको मान लेते हैं मिनरल कहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिला, तो वो अभी तक रिजर्व है। उसको माइन में, खदान में कब कन्वर्ट किया जाएगा, तीन बातों को ध्यान रखते हुए। नंबर वन, कितने अमाउंट में आपको मिनरल मिल रहा है, ठीक है, कि आपका जो ओर के अंदर मिनरल कंसंट्रेशन है वो कितना है। दूसरी बात, कितनी आसानी से जो है आप जो है मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। और तीसरी बात, मार्केट कितना नजदीक है।
यही सारे फैक्टर्स क्या बनाते हैं, रिजर्व को एक माइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों यहां पे कि रिजर्व माइन कब बनती है, मिनरल की रिजर्व माइन कब बनती है, जब ये तीनों फैक्टर्स आपके वैलिड हो जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया मान लेते हैं, ठीक है, कि बताइए कि रिजर्व माइन कब बनती है या क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को रिजर्व के, तो आप कहेंगे देखिए सिर्फ मिनरल्स के मिलने से काम नहीं बनेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जो ओर है, पत्थर है, उसमें मिनरल का परसेंटेज कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, फिर कितनी आसानी और कितने कम कॉस्ट पे आप उसे निकाल सकते हैं। तीसरी बात, मार्केट कितना नजदीक है कि उस मिनरल का इस्तेमाल किया जा सके, तभी किसी रिजर्व को आप माइन में, खदान में कन्वर्ट करते हो। माइनिंग का मतलब होता है मशीनों का सेटअप का इस्तेमाल करके मिनरल को निकाल लेना। रिजर्व का मतलब है कि वो इलाका जहां पे मिनरल पाया गया, आपने कंफर्म कर लिया, उसकी माइनिंग तब स्टार्ट होगी जब सारे प्रोसेस को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नाउ अब जब बात की जाती है बेटा आपके मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की, कि मिनरल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आपसे क्वेश्चन करवा लूं। ठीक है, तो लाइए एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन गाइस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन बढ़िया कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, at the base of hills and not corroded by water। 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डन दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास, ये गॉट 4 ऑप्शन है। फटाफट से बच्चे आंसर करेंगे, 30 सेकंड का समय है दोस्त। ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट से बच्चे आंसर करेंगे। एंड हियर वी गो, चलो दोस्तों जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से, कम ऑन गाइस। चला जाता हूं किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, टंग टंग टंग। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के 4 दिन, है ना। चलो भाई, कर लिया सवाल। डन, ओके। तो बच्चों ने यार क्वेश्चन कर लिया है गेस, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो करेक्ट आंसर प्लेसर डिपॉजिट्स, हमने जस्ट पढ़ा था अभी प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे यहाँ पे, और लगभग 60% बच्चे जो यहाँ पे ध्यान दे रहे थे उन्होंने आंसर किया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑल ऑफ द अबव। बेटा कौन सा नशा किए हो, ये बताओ मेरे को एक बार, कौन सा नशा किए हो भैया। ये क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है कि देखिए बेस ऑफ हिल्स, मतलब ये पहाड़ों के बेस पे, वैली फ्लोर्स के अंदर आपको ये मिनरल्स मिलते हैं, और पानी ने कई बार करोड़ नहीं किया होता, खराब नहीं किया होता। लेकिन कोई बच्चा हमारा है, कुछ बच्चे तो हैं 20% जिन्होंने कहा सर जी पत्ती घेप के जो है नशा करेंगे गजब लेवल का, और सब गलत लिख करके आएंगे पेपर में। फिर कहते सर मार्क्स नहीं मिले सर, वो हम रिवाइज नहीं कर पाए सर, एसएसटी में 100% कैसे लेकर के आए। भैया ना ला पाओगे तुम 100%, क्यों, दिमाग तो तुम लगाते ही नहीं हो क्लास के अंदर, कहां से लाओगे 100% यार। सर ट्रिक बता दो, सर वीडियो बता दो, कोई एक्सर स्ट्रेटेजी वीडियो बता दो, 100% ले आओ मैं एसएसटी में। ख्वाब तुम्हारे बहुत बड़े हैं बेटा, मुंगेरी लाल वाले एकदम, है ना। एक मुंगेरी लाल हुआ करता था, इतने हसीन सपने देखता था, कभी पूरे ही नहीं होते थे। तो ख्वाब क्या है तुम्हारे, मुंगेरी लाल वाले हैं।
मेहनत तुम्हारी जो एकदम जो है एकदम शेख चिल्ली वाली है, समझे। तो ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती, तुम क्वेश्चन पढ़े भी नहीं। जिन बच्चों ने 60% बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। जो बाकी जितना भी बच्चा है ना, ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। लाना मुझे 100 नंबर है, मेहनत मैं शेख चिल्ली वाली करूंगा, है ना। मेहनत करने को कोई मेरे से मत बोल दे गलती से भी कि मेहनत करवा लो मुझसे, क्लास में अटेंटिव हो जाऊं मैं, सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो सुन लूं मैं। काहे के लिए सुनना, मैं खुद ही इतना नॉलेजेबल हूं, है ना। 10th क्लास में आ चुका हूं, मजाक थोड़ी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो पास कर ही देता है, उसमें क्या ही चला जाएगा, है कि नहीं। चाहे तुम लिखो चाहे तुम ना लिखो, पास तो हो ही जाओगे। तुम पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है भाई, जो बैठा है पास करने के लिए तुमको, उसको कोई लेना देना नहीं तुम आगे जाके लाइफ में क्या करते हो, ठीक है। दैट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। वो रोट लर्नर बनाता है तुमको, कहता है ठीक है यार तुम जो लिखो हम पास कर देंगे, तुम फिर भी फेल हो जाओ भाई, तो यार बहुत शर्म की बात है। मतलब सही बता रहा हूं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एट द मोमेंट भाई साहब ऐसा है कि तुम कुछ भी बकवास कर लो, पास तो कर ही देते हैं आपको, और तुम फेल हो जाओ तो तुमसे टैलेंटेड आदमी कोई नहीं है फिर, ठीक है। तो भाई सिंपल है, क्लास में ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेपर में नंबर आते हैं इससे भाई, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। देखिए ये बच्ची हमारी एकदम रेगुलर है, सादगी शौर्य रुद्र स्मित अच्छा ब्रह्म जी हमारे साथ, पंकज गौरव अंकुश आशीर्वाद, आईएनसी वाले भैया सर के नाम से कोई बच्चा, और रोहित हमारे साथ। तो कुछ बच्चों ने एकदम बढ़िया से आंसर किया, लेकिन कुछ बच्चे जो है हमारे बिल्कुल पत्ती पीस करके खा गए भाई, है ना, एकदम सर गजब लेवल का हम जो है सूखा नशा क्लास के अंदर, पढ़ाई नहीं करेंगे बस। ये मतलब क्या है यार तुम लोग का भाई, गजब डिसअपॉइंटिंग बालक हो, ठीक है। मतलब गजब यार, इतना बेसिक था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। उत्तम चैट ऑफ कर दिया ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, चैट ऑन होता तो 90% आंसर होता है ना, चैट ऑफ था तो 60% ही आया। चलो भाई साहब, जब आप साइंस पढ़ते हैं, अब सुनील भैया को बताऊंगा, देखो आपने साइंस में पढ़ाया होगा, ये इतने नालायक बालक है कि फिर भी पढ़ के नहीं आते हैं भाई ये, ठीक है। कि आपने देखिए साइंस में पढ़ाया है और इतने नालायक बालक है, सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें मिनरल्स के बारे में। तो दोस्तों मिनरल्स में आपने कई बार मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम सुना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, आपने साइंस के केमिस्ट्री के लेक्चर में सुनील भैया के लेक्चर में पढ़ा होगा कि मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो हम भी मिनरल्स को जब डिवाइड करते हैं ना, तो 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, और एक हो गया हमारे एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक का मतलब सिंपल है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट, बहुत छोटे से पढ़ाया जाता है टॉपिक। और एक और कैटेगरी आ जाती है, इसको हम कहते हैं एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स या मेटल्स के अंदर भी ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फेरस, फेरस शब्द का मतलब होता है जिसमें आयरन की मात्रा हो किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा मिनरल, ऐसा मेटालिक मिनरल या ऐसा मेटल जिसमें आयरन की, लोहे की मात्रा हो किसी ना किसी फॉर्म में, वो कहलाता है फेरस मिनरल। जैसे आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। फिर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती, जरा भी नहीं होती, उसमें कॉपर आ जाता है, लेड आ जाता है, टिन आ जाता है, बॉक्साइट आ जाता है, ठीक है। और फिर कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको हम प्रेशियस कैटेगरी में डाल देते हैं, जो आपकी मम्मी को बहुत पसंद होते हैं ना, सोना चांदी फॉर एग्जांपल, है ना। जैसे अभी करवा चौथ का फेस्टिवल गया था, तो पापा से कई बार जो है, पापा लोग को गिफ्ट देना पड़ता है, बेटा घर में रहना तो देना पड़ता है, जरूरी है, ठीक है। तो आपके पापा हो सकता है लेकर के आए हो गिफ्ट मम्मा के लिए, चांदी का छोटा सा हार ले आए हो, सोने का झुमका ले आए हो। तो सोना चांदी वो मटेरियल है जो मतलब मम्मी लोगों को बहुत बड़ा पसंद होता है, मतलब अच्छा भी यार, मतलब ठीक है पहनना भी चाहिए, ऐसा अगर है अफोर्ड कर सकते हैं तो पहन लेते हैं भाई। और पापा लोगों को भी थोड़ा मतलब घर के अंदर थोड़ा मतलब शांति पूर्वक रहने के लिए जरूरी है ना, थोड़ा गिफ्ट देना। देखो मम्मी इज द रियल बॉस, ये फैंटास्टिक बात है ना, मम्मी इज द रियल बॉस। चाहे तो पापा चाहे जितना भी एकदम बाहुबली बन ले, लेकिन मम्मी अगर देवसेना बन गई बेटा, पापा जो है चुपचाप चुपचाप जो है पीछे पीछे चलेंगे फिर, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूं ना, पापा चाहे जितना भी अमरेंद्र बाहुबली बन ले, लेकिन मम्मी जिस दिन देवसेना बन गई, उस दिन बेटा पापा जो है ना गोल्ड का सिल्वर का झुमका लेके पीछे घूम रहे होंगे भाई। तो ये रियलिटी है, सत्य है दोस्तों, है ना। ठीक है यार, अच्छा रिलेशन है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो ये है कि प्रेशियस मेटल्स के अंदर आ जाता है गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। फिलहाल मैं इसमें से एक भी नहीं खरीद सकता, बहुत महंगा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल है माइका है, सॉल्ट है, पोटाश है, सल्फर है, ग्रेनाइट हो गया आपका, लाइमस्टोन का पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया। और एनर्जी मिनरल्स मतलब जिनको जला करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हो, ठीक है, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, चीजों को रन करने की, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है दोस्तों, एनर्जी मिनरल्स है, ठीक है। तो जब हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं तो 3 कैटेगरी हम याद रखेंगे, मेटल की कैटेगरी, नॉन मेटल की और एनर्जी मिनरल्स की। मेटल्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज आ गई, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फेरस का मतलब होता है वो मेटालिक मिनरल्स या वो मेटल जिनमें लोहे की मात्रा होती है, लोहा किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे आयरन और मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। नॉन फेरस मतलब
कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट इसका एग्जांपल, इसमें मेटल्स तो हैं ये, बट इनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रेशियस वाले गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। फिर नॉन मेटल्स हमने पढ़ लिया और हमने एनर्जी मिनरल्स को भी पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारी क्लास है उसका आखिरी टॉपिक है बेटा फेरस मिनरल्स। तो आज फेरस मिनरल्स को हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है। और फेरस मिनरल्स को खत्म करके एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के साथ क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो मुश्किल से 5 मिनट में आपके और लूंगा बेटा। हम लोग चैप्टर्स के समापन पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से कर लेना, ठीक है। चलिए, तो फेरस मिनरल्स अगर आप देखोगे तो देश में जितने भी मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसका 3/4 मतलब 70% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है? फेरस मिनरल से आता है। ये अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको देते हैं, बिकॉज जितने भी लोहे वाले धातु होते हैं, जितने भी लोहा जिनमें कंटेन होता है, वो सारे अगर आप देखोगे तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक आधार, एक बेस बनाते हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो मिनरल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक बेस तैयार करना किसका काम है? इन्हीं फेरस मिनरल्स का। साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया अगर आप देखोगे तो अच्छे क्वांटिटी का फेरस मिनरल यहां पे एक्सपोर्ट करती है, मतलब इंडिया के पास अच्छे डिपॉजिट्स हैं फेरस मिनरल्स के। तो हमारा जब कोटा पूरा हो जाता है, हमारी इंटरनल डिमांड पूरी हो जाती है, उसके बाद हम अच्छे लेवल पे जो है यहाँ पे फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे हमें पैसा आता है, विदेशी पैसा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि फेरस मिनरल्स हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने क्रूशियल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनमें सबसे पहला आता है बेटा हमारा आयरन ओर। क्या आ जाता है सबसे पहले? हमारा आयरन ओर, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहला क्या आ जाता है दोस्तों हमारे पास? हमारा आयरन ओर। अब आयरन ओर कैसा दिखता है? काले कलर का दिखता है एक तरीके से, ठीक है। तो आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है दोस्तों, और इंडस्ट्री की बैकबोन माना जाता है। अब आयरन ओर की वैरायटीज बहुत सारी होती हैं, आपके उसमें तो बहुत ही कम दी हुई हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कम दी हुई हैं बच्चे यहाँ पे। वैसे अगर आप आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर जो है ना बेसिकली 4 प्रकार का होता है, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट, जिसमें साइडराइट को आप बहुत ही कम देखते हो, ठीक है। तो मैं आपको चारों कैटेगरीज बता दूंगा यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि आयरन ओर अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर। मैग्नेटाइट को सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर माना जाता है। इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज भी होती है, मतलब इसमें अट्रैक्ट करने की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो आयरन ओर है, जिसमें लगभग 70% आयरन होता है, वो आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइट अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड गुड क्वालिटी आती है वो आपकी हेमेटाइट ओर की आती है। तो हेमेटाइट ओर अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, बिकॉज इसकी क्वांटिटी आसानी से मिल जाती है दोस्तों। इसका आयरन कंटेंट अगर आप देखोगे थोड़ा कम होता है, 50-60% के आसपास, बट फिर भी ये बहुत अच्छा वैरायटी का आयरन ओर माना जाता है। देखो, जो आयरन ओर का टॉपर है, जो टॉप नॉच क्वालिटी का है, वो मैग्नेटाइट है, काले कलर का होता है एकदम, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लगभग 70% तक आयरन होता है ना। अगर हम बात करें आउट ऑफ 100%, 70% तक आयरन कंटेंट होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड बेस्ट आयरन ओर आपका हेमेटाइट है। तो इंडस्ट्रीज की बैकबोन माना जाता है दोस्तों, बिकॉज अगर आप देखोगे बहुत आसानी से मिल जाता है, और आयरन कंटेंट भी इसका कितना है? लगभग 50 से 60%। अब 2018-19 की अगर बात की जाए तो जितना प्रोडक्शन था आयरन ओर का 97%, वो कहां से आया था? इन 4 स्टेट से। कौन कौन से? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। तो ये 4 स्टेट मिलकर अगर आप देखोगे तो देश का 97% आयरन ओर प्रोड्यूस किए थे, और बाकी जो है अदर स्टेट्स ने दिया था 3%, ठीक है। तो यहां पे एक्स्ट्रा बाइट्स में मैं आपको डाल देता हूं, आज का लास्ट टॉपिक है, खत्म करते हैं इसके बाद। तो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान में मैं आपको डाल देता हूं यहां पे कि आयरन ओर के ना 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। आयरन ओर के 4 वैरायटीज होते हैं। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट बेस्ट होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट से बढ़िया नहीं है। मैग्नेटाइट आप मान लीजिए आपका दिस इज द बेस्ट, ठीक है। सेकंड बेस्ट होता है आपका हेमाटाइट। सेकंड बेस्ट क्या होता है आपका? हेमाटाइट ओर होता है। तो हेमाटाइट जो वैरायटी होती है इसमें 60 से 70% आयरन आपको मिल जाता है। तीसरा जो क्वालिटी आता है इसको हम लिमोनाइट कहते हैं दोस्तों। लिमोनाइट में मोटा मोटा आप ये मान लीजिए करीब करीब 40 से 60% के आसपास आयरन होता है, ठीक है। लिमोनाइट हो जाता है आपका। और अगर हम बात करें आखिरी जो होता है, ये कहलाता है साइडराइट। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं लास्ट के 2। तो साइडराइट में आप मान लीजिए 35 से 50% के आसपास का आयरन कंटेंट आपको दिख जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आयरन कंटेंट के हिसाब पे है। यहां पे कितना रहता है? अप टू 70%। तो अप टू 70% आपको आयरन का कंटेंट इस पत्थर में, इस आयरन ओर में मिल जाएगा।
यहां पे अगर आप देखोगे तो 50 to 70% के बीच में होता है। एनसीईआरटी 60 लिख रही है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, यहां पे कंटेंट इसका 50 to 60 70% के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, डन। एनसीईआरटी ने 50 से 60 दिया हो, बट टेक्निकली 50 से 70 के बीच इसका रहता है। ठीक है, अप टू 70 किसका होता है दोस्तों, ये रहता है हमारा मैग्नेटाइट का। तो हमने क्या देखा हमारे एक्स्ट्रा ज्ञान में कि हमारे जो आयरन ओर है उसके 4 वैरायटी होते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट होता है मैग्नेटाइट, 70% आयरन होता है इसमें। दूसरा होता है हेमेटाइट, जो आसानी से मिल जाता है, 50 60 70 के बीच में आयरन होता है इसमें। फिर 40 से 60 के बीच में आपका लिमोनाइट होता है, जो कि काफी इंफीरियर क्वालिटी होती है। जो सबसे बेकार क्वालिटी होती है वो साइडराइट का पत्थर होता है, ऐसा ऑरेंजिश ब्राउन कलर का दिखेगा। तो साइडराइट में आयरन बहुत कम होता है, 35 से 50% के आसपास। दैट इज वाई इसको हम लोग कमर्शियली जो है इस्तेमाल नहीं करते बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये अपने आयरन ओर की बात हो गई भाई। तो बस इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं आज के। ठीक है, तो यहीं तक आज रखेंगे हम लोग। एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल ले रहा हूं, करवा लेता हूं। ठीक है, तो लेट्स सी कि एक आध क्वेश्चन अपन बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, डन। ओके, कर लिया बच्चों क्वेश्चन पे। चलो एक क्वेश्चन कर जाते हैं आपसे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपसे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाता हूं आपको। एक क्वेश्चन करना है सिर्फ अपने ज्योग्राफिकल डायरेक्शन सेंस की नॉलेज पे, कि किस डायरेक्शन में हमारे स्टेट्स आते हैं। आप आंसर कर लोगे। क्वेश्चन कहता है कि कौन से मिनरल बेल्ट में, मतलब हमारा मिनरल बेल्ट जो उड़ीसा झारखंड वाला है वो किस साइड पे आता है। ठीक है, चार ऑप्शंस याद रखना दोस्तों। उड़ीसा झारखंड की बात की गई है। उड़ीसा कहां लाई करता है, इस साइड पे। ठीक है, तो उड़ीसा झारखंड की बात की गई है। डायरेक्शन याद कर लीजिएगा, भारत के कौन से स्टेट्स हैं, बस उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिख लो फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी लिख लो बच्चों यहां पे। ठीक है, सॉलिड क्वेश्चन है भाई ये, आपके ज्योग्राफिकल सेंस को टेस्ट करता हुआ। तो आप ये डायरेक्शन को याद रखेंगे, प्लेट्यू रीजन को याद रखेंगे दोस्तों, और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से क्वेश्चन कर लो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आज, इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में मेजर आयरन और बेल्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, डन। कर लिया सवाल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसके बाद भी दो क्वेश्चन आपको अच्छे देने वाला हूं, बढ़िया देने वाला हूं। ठीक है, सो मिनरल बेल्ट ऑफ उड़ीसा झारखंड कहां लाई करता है दोस्तों। आपको अगर ध्यान से अच्छे से डायरेक्शन दिख रहा है, देखो मैंने बता भी दिया रफली बना करके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्लेट्यू रीजन। बट कौन सा प्लेट्यू रीजन है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट, तो ये ईस्टर्न पार्ट है हमारा दोस्तों, थोड़ा सा नॉर्थ बेंडिंग है यहाँ पे। तो दिस इज द हमारा प्लेट्यू रीजन। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। वेस्टर्न होता तो इस साइड होता ना, सदर्न होता नीचे होता, सदर्न वेस्टर्न भी इस साइड होता। तो बट उड़ीसा झारखंड लाई इधर करते हैं दोस्तों, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ।
तो ये देखो 63% बच्चे एकदम सही आंसर लगाए, बाकी सब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो कर रहे हैं। साउथ वेस्ट, बेटा डायरेक्शन भी नहीं पढ़ते हो क्या भाई तुम? क्या ही मैथ्स में पढ़ते हो यार फिर। ठीक है भाई, मेरे बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। आप साउथ वेस्टर्न का मतलब कि कहीं यहां लाई करना चाहिए था, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब है कि कहीं यहां पे लाई करेगा। तो बेटा इतना तो डायरेक्शन आना चाहिए ना यार, क्या कर रहे हो क्लास 10 के अंदर तुम भाई? क्लास 10 के अंदर तुम बेसिक भी अगर नहीं डायरेक्शन फाइंड कर पा रहे हो, बेसिक भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हो भाई, तो क्लास केजी चले जाओ तुम एडमिशन लेने, ठीक है। वो वहीं से स्टार्ट करो तुम। वहां से जब क्लास 1-2 में तुम्हें पढ़ाया जाएगा ना बेसिक मैथ से, 1-2 कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्शन किसे कहते हैं, बेटा तब क्लास 10 के लायक बनोगे तुम। सच सच आज बहुत बुरा लग रहा होगा तुमको सुनने में, है ना, क्योंकि तुम काम ही कर रहे हो डांट खाने वाला। समझ रहे हो? एक पंचायत सीजन आया था ना, उसमें एक डायलॉग है कि कहते हैं आप ये नहीं दे सकते, बुरा नहीं बोल सकते, तो वो बोलता है विधायक कि बुरा नहीं बोलेंगे तो गजल सुनेंगे। तो आपके साथ भी सेम ही है भैया, अब नहीं सुधरोगे भाई, अब सीरियस नहीं होगे तो गजल नहीं सुन पाओगे तुम, समझे? फिर वही सुनोगे बुरा भला बिल्कुल, है ना। बीए ये क्वेश्चंस गलत नहीं करने कहते हो सर, फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो कैसे करोगे यार क्वेश्चन? ऐसे ब्लंडर्स आप करोगे। वेरी नाइस अनिरुद्ध, वेरी नाइस राहुल, क्या बात है बेटा। ये हमारे हंटर साहब, क्या बात है। अनुष्का हमारे साथ है भाई, वेरी वेरी नाइस। चलो आओ एक और क्वेश्चन कराता हूं। तो मैं क्लास के स्टार्टिंग मैंने समझाया था कि डायमंड जो है थोड़ा सा इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो लाइफ फॉर्म से, मतलब लिविंग किसी चीज से बना हो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सा, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं कि कौन सा मिनरल यहाँ पे नॉन मेटल है और ऑर्गेनिक इन ओरिजिन है। चलिए 4 ऑप्शन बताएंगे आप, ठीक है। डैश इज नॉन मेटालिक, एंड ऑर्गेनिक इन ओरिजिन। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है बेटा लाइफ फॉर्म्स, जहां पे आप लिविंग फॉर्म से आपको जो है चीजें बनती हुई दिखती है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि यहां पे एक मिनरल ऐसा आने वाला है जो कहीं ना कहीं लिविंग मैटर से बना हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। पहला है आपका गोल्ड, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, तीसरा आपका कोयला यानी कोल, ठीक है। चौथा लिख लो, चौथा है आपका बेटा लाइमस्टोन, या आप इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। यहां पे आप लिख लो बेटा, यहां पे दैट इज कॉपर, ठीक है। डन। चलो 4 ऑप्शंस, योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। डन माय डियर। कल ये आंसर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। डन। ओके, तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए था? दैट इज कोयला। भाई देखो, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक है, दो ये मतलब कार्बन का ही फॉर्म है, बट इट्स इनऑर्गेनिक इन नेचर। करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयला, जो कि अगेन 62% बच्चों ने सही किया है। मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम बच्चे ग्रेफाइट लिख रहे हैं। नहीं यार, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, नॉन मेटालिक एंड ऑर्गेनिक इन ओरिजिन। भाई ये जो है बेटा, ये इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन है, और नो डाउट की कार्बन फॉर्म है ये, ठीक है, बट इसका ओरिजिन अगर आप देखोगे इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन है। यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन मेटल भी हो और ऑर्गेनिक भी हो, लाइफ फॉर्म से बना हो, वो कोयला बनता है भाई, ठीक है। प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से, सड़ने से, ठीक है, लेयर में जब जमने लगते हैं उससे बनता है आपका कोयला। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो कई बार आपको घुमाने के लिए, और फिर वहां पे आप जो है नंबर लूज करके आते हो। तो भाई जिस बच्चे ने आंसर किया है, वेल एंड गुड। निश्चय, प्रभात सर के नाम से कोई बच्चा, आशीर्वाद, कुमार, सिद्धार्थ, राहुल, शीश, अभिनव और पंकज भाई हमारे साथ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। मजा आया जीवन में, है कि नहीं? बहुत सारे बेचारे चैट चोर कटप्पाओं का जीवन बर्बाद हुआ है, बेचारे चैट से चोरी नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हो, दुख दर्द पीड़ा, चैट से चोरी नहीं कर पा रहे भैया।
गजब बच्चे गजब, क्या बात है। और एक और को मतलब करवा दूं तुम्हें, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो भारत में ना आपको 4 मेजर आयरन और बेल्ट्स मिलती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक बेसिक्स आइडिया आपको दे देता हूं कि भारत में आपको 4 मेजर आयरन और बेल्ट्स मिलती हैं। उड़ीसा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, इसके अलावा आपकी बल्लारी, चित्रदुर्ग वाली कर्नाटका में, और महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट। तो यहां पे पाया जाता है बढ़िया आपका आयरन ओर, ठीक है। अब ये देखो तुम्हें एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है फटाफट से, और आप यहां पे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। चैट्स ओपन करके नहीं करवाऊंगा आंसर में, ठीक है, चैट चोर कड़प्पा चोरी कर लेंगे। अब आपको ये लास्ट आंसर करना है कि विच मिनरल इज फाउंड इन अबंडेंस इन गोवा। अबंडेंस का मतलब होता है अच्छी खासी क्वांटिटी में। विच मिनरल इज फाउंड इन अबंडेंस, अबंडेंस मतलब गुड क्वांटिटी, अबंडेंस इन गोवा, ठीक है। 4 ऑप्शंस भाई, 4 ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से आंसर बताइएगा। लाइमस्टोन, माइका, एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी आयरन ओर। चलो ठीक है, 4 ऑप्शंस है, मस्त क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। तुम्हें हिंट भी मैंने दे दिया अभी। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, सभी बच्चे घर जाएंगे मुस्कुराते हुए और सही क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब गलत नहीं करना, जस्ट अभी हमने पढ़ा है 4 बेल्ट्स की हमने बात की यहां पे, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। चलिए फटाफट से बताइए, महाराष्ट्र गोवा अभी हमने जस्ट पढ़ा है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है ना, आपको हिंट दिया है मैंने, डिटेल पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल करेंगे। चलिए डन माय डियर, चलो ओके चलो। सो करेक्ट आंसर इज सिंपल कि विच मिनरल इज फाउंड इन अबंडेंस इन गोवा। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, दैट इज आयरन ओर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आयरन ओर के साथ जाएंगे भाई यहाँ पे। तो 71% बच्चों ने फिलहाल यहाँ पे सही किया है, कुछ परसेंट बच्चे फिर भी अंधा मार रहे हो भाई, अंधा जिसको कहते हैं, है ना बेटा, अंधा मार रहे हो आंसर, तुम एकदम अंधा आंसर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऑप्शन चाहे कोई भी दो, आंसर लगाएंगे गलत हो जाओगे सर जी शौक, समझे। तो तुम्हारे यही पॉलिसी चल रही सर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आंसर चाहे कोई भी हो। बेटा ये जो दिख रहे हैं ना 13+7 और ये 8%, 28%, तुम, मैं सही बता रहा हूं, अगर तुमने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, 10th इज नॉट अ डिफिकल्ट क्लास, 10th कोई डिफिकल्ट क्लास नहीं, बहुत आसान क्लास है, लेकिन तुम इतने प्रोकास्टिनेटिंग हो ना, तुम इतने लेजी हो कि आखिरी मोमेंट तक तुम वेट करते रहोगे, तुम्हारे साथ दिक्कत इस बात की है, समझे तुम। यहां पे 10th इज नॉट अ डिफिकल्ट क्लास, मैं कभी नहीं कहता कि 10th डिफिकल्ट क्लास है, तुम डे 1 से पढ़ो, 10th से इजी क्लास तुम्हें नहीं लगेगी, लेकिन तुम इतना प्रोकास्टिनेट करके बैठते हो भाई, तुम्हें कोई सामने से पढ़ा भी रहा होता है ना, तो तुम ये मान लेते हो कि मैं करूंगा ही नहीं, और जिस दिन तुम्हें अप्रोच लेकर के आ गए कि मैं नहीं करूंगा बेटा, तो एग्जाम के एक दिन पहले भी नहीं करेगा, और ये बात लिख के ले लेना मेरे से। लास्ट ईयर के ऐसे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल तो मैं दे सकता हूं जो हवाबाजी करते थे, पूरे साल हवाबाजी की, कुछ पढ़ा नहीं आ रहे, सर 10th है, सर 10th है, सर 10th है, परसेंटेज कितना है 10th के अंदर 65% लेकर के आए हैं, 10th के अंदर भाई साहब 65%, और तुम ख्वाब देखते हो फिर यार मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अंबानी बन जाऊंगा, मोदी जी बन जाऊंगा मैं। तो भाई साहब ये प्रोकास्टिनेशन से कुछ नहीं होने वाला, सीधी बात बता रहा हूं बेटा। तो ये 28% बच्चे, या तो तुम अपने आप को सुधार लो, या तो तुम वापस जाओ और केजी में एडमिशन ले लो, ठीक है, बिकॉज क्लास 10th अगर इस तरीके से तुम कर रहे हो, बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो यार तुम मतलब 50 वीडियो, यार तुम 100 वीडियो देख लो जाकर के, जब तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, कोई इंसान तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आज डांटी खाओगे बेटा, गजल नहीं सुनोगे आज तुम, समझे। तो चाहे तुम किसी का वीडियो डाल के देख लो, कोई इंसान कितनी मेहनत करके पढ़ा ले, लेकिन तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम फोकस ही नहीं करना चाहते हो बेटा, कोई नहीं हिला सकता। एक घोड़ा हुआ करता था बहुत पुरानी सदी में, है ना, तो उस घोड़े के मालिक ने कहा कि घोड़ा बड़ा कमजोर हो गया है, ना पानी पीता ना खाना खाता है, तो उसने क्या किया, घोड़े को जाकर के एकदम नदी किनारे बांध दिया। अब नदी किनारे पानी भी था, नदी किनारे उसने खाना भी रख दिया, घोड़ा फिर भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया भैया, बिकॉज घोड़े को इंतजार था कि मालिक उसकी गर्दन पकड़ के जो है पानी पिलाएगा, गर्दन पकड़ के खाना खिलाएगा। मालिक ने कहा ठीक, मरने दे उसको, इसकी किस्मत ही यही है, ये 0% एफर्ट लगाता है,
ठीक है, ये सोच रहा है कि पानी बगल में ला खड़ा कर दिया, खाना रख दिया, अब कोई खिला भी दे ला करके, मैं खुद से नहीं करूंगा कुछ। तो बेटा इस अप्रोच के साथ जीवन में तुम वही घोड़े बने रहोगे जो खड़ा रहेगा वहां लेकिन एफर्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो आज तुम्हें डांट सुनकर के बहुत अजीब लग रहा होगा कि सर जी डांट रहे हो आप सर। बिल्कुल डांटूंगा यार। कुछ महीने बाद बोर्ड आ जाएंगे, तुम सोचोगे दूसरे बोर्ड में बेटा तुम झंडे गाड़ दोगे, दूसरे बोर्ड में सीबीएसई वाली तुम्हारे एसएससी करेंगे। और लिख के लेना इस चीज को, सीबीएसई का ये रिकॉर्ड रहा है कि सीबीएसई का कंपार्टमेंट पेपर तुम आज भी उठा के देख लो, मेन पेपर से ज्यादा गंदा आता है, टफ आता है। सीबीएसई को पता है बेटा तुम हवाबाजी करते हो ना, और बेटा तुम्हारी सारी हवाबाजी उतारते हैं। तो सीबीएसई इज वेरी गुड इन दिस थिंग। ठीक है, तो तुम सोच रहे हो भैया 2 बोर्ड मैंने ऑप्ट कर दिया, अब तो मैं एक में नहीं कर पाया दूसरे में दूंगा। तुम ये भी तो सोचो 11th डीले करोगे अपनी, तुम 11वीं क्लास की तुम्हारी पढ़ाई डिले होगी, तुम्हारा आगे का जो कंपटीशन का ट्रैक है वो डिले होगा, तुम बैठे रहोगे क्लास 10th के रिजल्ट के लिए। तो यार दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच गाइस, सॉरी टू से दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, तो आज डांट पड़ेगी बेटा, आज डांट पड़ी है तुम्हें, आगे पढ़ेगे पढ़ाई नहीं करोगे तो आधिराज, दीपक, जफर, अनुभव, कुमार, क्या बात है भैया, भोजपुरी स्टार, शुभम, अभिनव, आदर्श और हमारे हंटर भैया। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अब जो है ना, अब लाड़ वाला पीरियड चला गया। ठीक है, बहुत प्यार दुलार हो गया, अब प्यार दुलार वाला पीरियड जो है वो नहीं बचा है। ठीक है, एकदम क्लियर एंड कट, अब प्यार दुलार वाला पीरियड नहीं बचा, डांट पड़ेगी हर क्लास में पढ़ाई नहीं करोगे तो, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अधिराज, सिद्धार्थ, आशीर्वाद, अभिनव, ध्रुव, अनुष्का, आदर्श, अंकुश, शुभम, कुमार, बहुत बढ़िया। देख भाई सीधी बात बता रहा हूं बेटा, सिंपल सी बात है, तेरा नाम अगर यहां नहीं है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम्हारा नाम अगर यहां नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अच्छा करो, तुम अपनी कॉपी में आंसर लिखो, तुम करेक्ट आंसर्स करो। ठीक है, तुम अपने एग्जाम में लिख करके आओ, तुम वहां परफॉर्म करो, वहां अपना नाम बनाओ, बहुत अच्छी बात है, आई विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। तो ऐसा मत सोचना कि सर आप उन्हीं को अप्रिशिएट करोगे जिनका नाम लीडर बोर्ड्स में आएगा, नहीं, बिकॉज लीडर बोर्ड्स आपको पता ही यार समय से चलते हैं दोस्तों, सिर्फ करेक्ट आंसर तो चलता नहीं है। तो डजंट मैटर कि तेरा नाम यहां आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन पढ़ना यार, सीधी बात है ना। अब मजाक नहीं बेटा, अब मजाक बदमाशी नहीं चलेगी, अब सीधी बता रहा हूं मैं, पहली बात। ठीक है, और तुम गलती से अगर सामने बैठे होते ना, डंडा चलता आज, पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। पढ़ाई नहीं करते, पापा मम्मी बुलाते तुम्हें, कहते ये देखो अंकल आंटी सुनिए ध्यान से, ये लड़का आपका पढ़ नहीं रहा है, इसको लीजिए डंडा 2 जमाइए इसके, समझे? हाँ, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ ये चीज बहुत अच्छे से, पढ़ाई चालू कर दो, नो नो मस्ती मटर गस्ती। ठीक है, क्या बात है, हाँ सीधा बता रहा हूँ भाई, नो मस्ती मटर गस्ती। ये वाला सिनेरियो नहीं कि तुम ऑनलाइन में आ गए सर 1.5 लाख बच्चा पढ़ा रहे हो आप सर, कोई बच्चे को मतलब, भाई तुम आए हो तो जिम्मेदारी है, देखो सीधी बात है। ठीक है, बोर्ड्स तक जिम्मेदारी है कि तो भाई तुम अच्छे से पेपर करो, बढ़िया से परफॉर्म करो। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करो, थोड़ा अच्छा लगे उनको भी, तुम्हें भी अच्छा लगे अपने आप में। और वो कभी होगा जब तुम्हें डांट पड़ेगी, तो डंडे से मानोगे तुम, ऐसे नहीं मानने वाले। ठीक है, चलो 25 लेक्चर्स चैप्टर के, टेक्निकली 2 से 3 लेक्चर्स। ठीक है, दैट्स ऑल। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मैप वर्क भी है, उसका मैप वर्क आता है, तो हम भगा नहीं सकते दोस्त, है ना। इस चैप्टर को हम भगा नहीं सकते, किसी भी चैप्टर को भगा नहीं सकते। तो पेपर में लिखोगे क्या तुम, भगा पढ़ा दूंगा तुम्हें। देख रहे तुम चैट जीपीटी जेमिनी कितनी गलती कर रहा है पेपर इन्फोग्राफिक बनाने में। ठीक है, तो मुश्किल से इस चैप्टर के 2 से 3 लेक्चर, लास्ट ईयर भी 3 लेक्चर में खत्म हो गया था चैप्टर। ठीक है, द रीजन इज सिंपल कि बिकॉज इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो भाई मतलब काफी कुछ है यार, पढ़ने वाला काफी कुछ है, अंडरस्टैंडिंग वाला काफी कुछ है। ठीक है, चलिए तो भाई एनसैट का टेस्ट है बेटा, लास्ट आपको पता है कि एग्जाम 15 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो ऑनलाइन आप जा करके इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन की डेट आपकी ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट है बेटा, आप लोग को आगे काफी मदद मिल सकती है अगर आप अच्छी स्कॉलरशिप लेके आते हो। तो आप सोचो ना, आपके पेरेंट्स पे बर्डन कितना कम हो जाएगा, है ना। आप पढ़ पाओगे एकदम बहुत कम टू कम प्राइस में, कई बार तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये बच्चों याद रखिएगा 15 अक्टूबर का ये अपना एग्जाम। ठीक है, और आज आपके लिए होमवर्क नहीं है, आज आपका होमवर्क सिंपल है, आज आपको सिर्फ रिवाइज करना है। बाकी हमारी किताबें तो हैं भाई, बढ़िया एकदम जबरदस्त वाली हैं, पीवाईक्यू वाली, और बाकी तुम्हारे पास ओजी क्वेश्चन बैंक तो है। तो आज आपका होमवर्क नहीं है, आज आपका होमवर्क रेस्ट है, आज आपको सिर्फ रिवाइज करना है जो मैंने क्लास में पढ़ाया है। इज दैट क्लियर? होमवर्क आज आपका सिर्फ यही है कि आप रिवाइज करेंगे जो मैंने क्लास में पढ़ाया है बहुत अच्छे से, और कल शाम को मैं आपसे मिलूंगा 5 बजे, तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, रेडी रहना वहां पे। तो रिवाइज द क्लास नोट्स वेरी नाइसली। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप आज क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे, कल आप जब आएंगे शाम को 5 बजे तो आपके साथ होंगे सच का सामना। ठीक है, सवाल जवाब बहुत सारे। बाय बाय बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, है ना। काफी लेट हो गया यार आज तो, सो सॉरी बच्चों, बहुत लेट हो गया भाई अपने को आज, है ना। चलो कोई नहीं, तुम जाओ घर जाओ, फटाफट से खाना पीना खाओ, डांट भी बहुत पड़ी है तुमको, थोड़ा डाइल्यूट करो अपने आप को। ठीक है, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, जल्दी आना, कल पूछूंगा सवाल तुमसे बैक टू बैक एमसीक्यू, है ना, तैयार रहना कल। ठीक है, चलिए
ओके सो बाय बच्चों, नमस्कार, शुभ रात्रि, मिलते हैं आपसे अगली बार कल शाम को 5 बजे। बंदूक लेकर के आऊंगा, पहले बता दूं तुम्हें। अगर आंसर नहीं किया, तुम सही आंसर नहीं किया बोर्ड पे ना, धाएं से बेटा पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, पहले बता रहा हूं तुम्हें मैं। ठीक है, बंदूक लेकर आऊंगा कल मैं, रुक जाओ तुम अभी। ठीक, चल तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, अच्छे से पढ़ो जाकर के, कुछ समस्या हो तो मेरे से पूछ लेना कल। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।